ओम शांति। आप सभी बैठे रहेंगे, अभी बहुत अच्छा बहुत सुंदर सेशन चलने वाला है। सभी जहाँ भी हैं आप बैठे रहिए, कोई भी उठेंगे नहीं। आप सबका इस प्लेनरी सेशन में स्वागत है, बहुत बहुत दिल से सत्कार है। मंच की शोभा बढ़ाने के लिए मैं हमारे स्पीकर्स को इनवाइट करती हूँ। बीके डॉक्टर ईवी स्वामीनाथन भाई जी, आप आइए, आप अपना स्थान ग्रहण करेंगे। स्वामीनाथन भाई और प्रोफेसर ओंकार चांद शर्मा भाई, आप भी आइए, आप भी अपना स्थान ग्रहण करेंगे। सभी जोर से ताली बजाइए, ये भी बहुत बड़ा एक्सरसाइज है। ताली की आवाज़ नहीं आ रही है, पीछे वाली ताली नहीं बजा रहे हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ खोए हुए हैं, इधर उधर। सभी जो ताली बजा रहे हो हाथ उठाएं, मैं समझू आप यहीं पर ही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और इस सेशन में एक्सपीरियंस सुनाने के लिए डॉक्टर शिव प्रसाद पाढ़ी जी का मैं स्वागत करती हूँ। चलिए अभी हम 2 मिनट साइलेंस में बैठते हैं, परमात्मा का आह्वान करते हैं। सिखलाता है राजयोग। दुख दर्द रोगों से मुक्ति दिलाता है राजयोग। दुख दर्द रोगों से मुक्ति दिलाता है राजयोग। इंसान को सिखलाता है राजयोग। अभी हमारा मंच सज गया है। मैं वडोदरा से आई हुई बहनों से रिक्वेस्ट करती हूँ, हमारे वक्तागणों का फूलों से बैजी से स्वागत करेंगे और आप जोरदार से तालियों से स्वागत करेंगे। स्वामीनाथन भाई का, पाढ़ी साहब का, मैं समझती हूँ कि आप सब 2 दिनों से बहुत अच्छा एक्सपीरियंस कर रहे हैं, बहुत अच्छी अच्छी बातें सुन रहे हैं। आप लोग बोर तो नहीं हो रहे? नहीं हो रहे? एंजॉय कर रहे हैं? खूब अच्छा। आज का भी टॉपिक बहुत सुंदर है। आज का थीम है क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन फॉर मीटिंग द चेंज। परिवर्तन एक संसार का नियम है। परिवर्तन हर एक को अच्छा लगता है। समय अनुसार हर चीज़ परिवर्तित होती आई है। जैसे हमने देखा 2 साल पहले कोविड आया, सबने सोचा था कभी ऐसा समय आएगा जो हमें
सब भागम भाग, इतनी भाग दौड़ ज़िंदगी से हम एकदम घर के अंदर बैठ जाएंगे, कभी सोचा था? नहीं सोचा। कोविड आया, कोविड ने क्या किया? अपना काम किया। हम सब ने उसको फेस किया ना। हमने कभी भी नहीं सोचा था इस तरीके से हमारी टोटल ज़िंदगी बदल जाएगी। देखिए, सबकी ज़िंदगी बदल गई, सोच बदल गई, हाँ, लाइफस्टाइल बदल गई, है ना, रूटीन बदल गया, है ना, बहुत कुछ बदल गया। लेकिन कई लोगों ने उस परिवर्तन के समय पर अपने आप को चेंज भी किया, परिवर्तन भी किया, अपने स्वभाव संस्कारों को, अपना रूटीन को, और कई लोग डिप्रेशन में भी चले गए। वो हमारे ऊपर है। हमने देखा, पहले हम लोगों के पास टाइम बिल्कुल नहीं मिलता था, हम लोग इतनी भाग दौड़ सेवाओं में, इतनी भाग दौड़, लेकिन जैसे ही कोविड आया सब घर के अंदर, तो हमें बहुत समय मिला, अपने लिए क्वालिटी टाइम निकाला। हमारे साथ जो रहने वाले साथी, हाँ, सहयोगी, जो हमारे सिस्टर्स ब्रदर्स हैं, उनके लिए भी हमने क्वालिटी टाइम निकाला, स्टडी किया, मेडिटेशन, डीप मेडिटेशन किया। बहुत हमें फ़ायदा हो गए, बहुत फ़ायदा हो गए। और कई ऐसे लोग हैं जो फ़ोन के द्वारा कॉल करते थे, अपना प्रॉब्लम सुनाते थे, क्या देश क्या विदेश। देखिए, उस परिवर्तन के समय से हम लोग गुजर गए। अब कैसा समय आ गया है? अब कैसा समय आ गया है? अब तो कहते हैं ऑनलाइन भी है, ऑफलाइन भी है, हाइब्रिड, है ना। अब दोनों आ गया। कुछ लोग तो अभी आप लोग यहाँ सामने सुन रहे हैं और इसको ऑनलाइन सारी दुनिया सुन रही है। देखिए समय कैसा आ गया, उसको हमने एक्सेप्ट किया ना। अब इसमें मुझे अपने लिए क्या हमारे अंदर क्रिएटिविटी हो, इनोवेशन हो, वो हमें सोचना है। देखिए, समय बदलता जा रहा है, परिस्थितियाँ भी बदलती जा रही हैं। परिस्थितियों को हम रोक सकते हैं? रोक सकते परिस्थितियों को? हम परिस्थितियों को रोक नहीं सकते। लेकिन मुझे अपने अंदर क्या इनोवेशन करना है, क्या करेंगे? अपने आप को इतना स्ट्रेंथन करना है, अपने आप को समय अनुसार एडजस्ट करके चलना सीखना पड़ेगा। वैसे तो देखिए, परिस्थितियाँ पहले भी थी, अभी भी हैं, लेकिन परिस्थिति का रूप बदल गया है। हर व्यक्ति के साथ, हर समय, हर परिस्थिति के साथ अपने आप को मुझे एडजस्ट होकर के चलना है, अपने आप को एम्पावर करना है, अपने आप को मुझे बहुत शक्तिशाली बनाना है। अपने मन को, सबसे पहली बात है, अपने मन को स्टेबल रखना है। ये क्रिएटिविटी है। क्योंकि कोई भी परिस्थिति आती है तो क्या करती हैं? सबसे पहले किसको इफ़ेक्ट करती हैं? सबसे पहले मन को इफ़ेक्ट करती हैं। मन हलचल में आ जाता है। जैसे मन हलचल हो जाता है तो फिर धीरे धीरे हमारे जो बॉडी के जो ऑर्गन्स है, हाथ, पैर, नाक, कान, आंखें, मुंह, सब में परिवर्तन आने लगता है। तो इसलिए सबसे पहली बात है, हम अपने आप को, अपने मन को शक्तिशाली बनाने हैं। ये है क्रिएटिविटी। कहते हैं कि सोच का ही तो फ़र्क है, समस्याएं कुछ भी नहीं है। ये समस्या हमें कमज़ोर नहीं, ये समस्या हमें मजबूत बनाने के लिए आती हैं। इस दुनिया में कहते हैं, पृथ्वी पर कोई ऐसा मनुष्य नहीं है जिनको कोई समस्या न हो। लेकिन इस पृथ्वी पर ऐसी कोई समस्या भी नहीं है जिसका कोई समाधान न हो। हर चीज़ का समाधान है। कोई खड्डे में गिरता है, गिरने के बाद वो ये नहीं सोचता, मैं कैसे गिर गया, मुझे गिरना नहीं चाहिए था, ऐसे कैसे मैं गिर गया, कितने बजे गिर गया, कितना समय हो गया मुझे गिरे हुए, ये नहीं सोचता। वो क्या सोचता है? मुझे अभी अपने आप को बाहर निकालना है। तो उसी प्रकार से अगर वो ये सोचता रहेगा तो कभी वो बाहर निकलेगा नहीं। तो उसी प्रकार से समस्याएं आएंगी, समस्याओं के ऊपर मेरा कोई कंट्रोल नहीं है। लेकिन मुझे क्या करना है? मुझे क्या करना है? उसका सॉल्यूशन ढूंढना है, उसका समाधान ढूंढना है। ये मेरे हाथ में है, ये इनोवेशन है, ये क्रिएटिविटी है।
तो मैं समझती हूँ कि मैं ज़्यादा समय न लेते हुए मैं अभी हमारे जो स्पीकर हैं जिनको आप जानते ही हैं, सबसे पहले स्पीकर हैं हमारे बीके डॉक्टर ईवी स्वामीनाथन भाई। आपका स्वागत करेंगे। आप इनको कौन नहीं जानते, हाथ उठाएं। कोई ऐसी सभा में, अच्छा ये भी तो अच्छी बात नहीं है स्वामीनाथन भाई। चलिए, पहली बार आए होंगे कि स्वामीनाथन भाई को तो सभी जानते ही हैं। आप ब्रह्मा कुमारी से 26 सालों से जुड़े हैं। आपने बीटेक इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, एमबीए और पीएचडी किया है। आपने अनेक कंपनियों में, इंस्टीट्यूशंस में, कॉलेजेस में, हॉस्पिटल्स में, आईआईटीज़ में, आईआईएम में लेक्चर्स देते रहते हैं। आपकी वाणी को भगवान का वरदान है। आप अभी सुनेंगे, बहुत अच्छा बोलते हैं। आपके बोल में बहुत क्लैरिटी है, स्पष्टता है। आपके सामने बहुत सारे स्टूडेंट्स, बड़े छोटे, सब अपनी प्रॉब्लम लेकर के आते हैं। आप बहुत अच्छा काउंसलिंग करते हैं, आप बहुत अच्छे काउंसलर हैं, कंसल्टेंट हैं। तो मैं स्वामीनाथन भाई जी को रिक्वेस्ट करती हूँ इस विषय को हमारे सामने स्पष्ट रखेंगे। स्वामीनाथन भाई। ओम शांति। सभी प्यार से बोलिए ओम शांति। गुड आफ्टरनून एंड नमस्कार। और आज के दिन में विशेष जय हिंद। हम सभी जो मंच पे बैठे हैं, हम सब मिलकर आप सभी सभा में जो विशेष हमारे अभियंता और वैज्ञानिक हैं, आप सबका मैं इस सत्र में बहुत प्यार से स्वागत करता हूं और अभिवादन करता हूं। आज का जो सेशन का जो टॉपिक है, इट्स ऑल अबाउट क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन। मैं आपसे सिंपल से क्वेश्चन पूछना चाहूँगा। इफ़ आई आस्क यू अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, माय डियर वंडरफुल फ्रेंड्स, हु इन्वेंटेड एरोप्लेन? तो क्या जवाब देंगे? हाँ, थोड़ा जोर से बोलिए। वाह। तो आप और जब हम स्कूल में पढ़ते थे उस समय कौन बनेगा करोड़पति नहीं था, फिर भी हमको याद है, राइट ना? और वो इतना जनरल नॉलेज हमारे टीचर्स ने सबने फिट किया कि इट इज़ राइट ब्रदर्स। चलो, आई अप्रिशिएट योर आंसर। मेरा भी यही सिलेबस में था। अब एक काम करते हैं, आई विल शो यू ए वीडियो। उस वीडियो के बाद मैं फिर से आपसे पूछूंगा कि who invented aeroplanes? So if you want to make any change in your answers, you are most welcome. Okay? Will that be okay? Yeah, okay. Let me play that video for you. Ever since man started to think, he's wanted to fly. But flying was strictly for the birds. And continued to be so for thousands of years. Man, eternally optimistic, kept trying.
encouraged by his many successes, man kept trying. Through his genius and his inventiveness, he managed to get his machines off the ground. And sometimes he brought them down again. All over the world, early pioneers were making flying history. And in Italy, Count Emilio Ponticelli made what many people claimed was the first long-distance flight. There was no doubt about it. By 1910, flying had become the rage. Man had conquered the air, and people everywhere were all agog about those magnificent men and their... Okay, now I ask the same question. Who invented aeroplane? आप कोई जवाब नहीं दे रहा है? Okay. In fact, जो आपका जवाब था ना एकदम राइट था दोस्तों, क्योंकि आपने कहा राइट ब्रदर्स, और यहाँ बहुत सारे ब्रदर्स इन्वॉल्व थे, and they were all right. So your answer gets a full marks, right? वैसे अगर हमें किसी को क्रेडिट अगर देना होगा तो वी शुड गिव क्रेडिट टू द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने पंछियों को उड़ते हुए देखा और उनके मन में एक संकल्प आया कि एक दिन मनुष्य इस तरीके से उड़ सकता है. सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन? हम सबको पता है, ऐसे नहीं कि कोई नई बात है, लेकिन अगर आप मुझे एक लाइन में अगर पूछेंगे तो क्रिएटिविटी इज इमेजिनेशन एंड इनोवेशन इज इम्प्लीमेंटेशन. आई रिपीट, क्रिएटिविटी जो है वो इमेजिनेशन है और इनोवेशन जो है उस इमेजिनेशन का इम्प्लीमेंटेशन है. इसे सबसे पहले व्यक्ति ने उसको देखा और वो इमेजिन किया. जैसे पीपल लाइक आइंस्टीन सेज इमेजिनेशन इज मोर पावरफुल देन नॉलेज. और फिर धीरे धीरे जब वो संकल्प उठा तो बहुत लोगों ने काम किया. डेल्टा एक्स चेंज होते 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 आज हम एक एरोप्लेन को देख सकते हैं, राइट? मुझे याद आता है 26 साल पहले मैं ब्रह्मा कुमारी इस विद्यालय में आया तो मुझे बहनों ने बहुत प्यार से मुझे बताया, स्वामी भाई ये जो दुनिया जो है ना, पुरानी दुनिया ख़त्म होने वाली है. मैं कहा अच्छा, और बहुत बताइए ऐसे 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 ख़त्म होगा. हमने कहा अच्छा फिर क्या होगा? मैंने पूछा. बोले एक बहुत सुंदर दुनिया आने वाली है, एकदम स्वर्ग आएगा, जन्नत आएगा, वैकुंठ आएगा. बोलते बोलते बहन जी ने बोल दिया, स्वामी भाई ना नई सतयुगी दुनिया में ना पुष्पक विमान होंगे. मैं कहा अच्छा, वेरी गुड. तो आज मैं आप सभी अपने साइंटिस्ट इंजीनियर दोस्तों से पूछता हूँ, आप में से कितनों को लगता है आने वाले समय पर पुष्पक विमान आएगा? वो जरा हाथ उठाओ जो संकल्प से चलता है. अच्छा, कितने लोगों को लगता है कि नहीं भाई पुष्पक विमान इज जस्ट इमेजिनेशन, होना बहुत मुश्किल है कि संकल्प करो और उड़ने लगेगा? किनको लगता नहीं इट इज जस्ट फैंटेसी, ऐसा होने वाला नहीं है? वो जरा हाथ उठाओ. अच्छा ठीक है. तीसरे कैटेगरी में ऐसे लोग हैं जो दोनों में हाथ नहीं उठाए, वो जरा हाथ उठाओ. कुछ लोग ऐसे हैं. भाई आप लोग इन्वेंशन करते रहो, हम लोग देख रहे हैं ना, हम है ना, आप करो भाई, मेहनत करो. चलो आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं. आई अप्रिशिएट योर चॉइस. उठाने का मन नहीं क्या स्वामी? मैं नहीं उठाता हूँ. ठीक है भाई. अच्छा, नाउ द क्वेश्चन इज, नई दुनिया में सतयुग आएगा नहीं आएगा, पुष्पक विमान होगा नहीं होगा, मैं ऐसा कोई गारंटी नहीं ले रहा हूँ, राइट? बट अगर हम सोचे कि जो 1910 में जो वीडियो ने कहा उससे आज वी आर इन 2022, आज के वर्तमान समय पर क्या यू नो व्हाट कुड बी द सिचुएशन? तो मैं एक और वीडियो आपको दिखाता हूँ, देन आई विल आस्क यू द सेम क्वेश्चन. ओके, कि इज द कंसेप्ट ऑफ सतयुग, इज द कंसेप्ट ऑफ मोर इंपॉर्टेंट इज पुष्पक विमान, बिकॉज दैट्स अ रेफरेंस पॉइंट. फिर मैं आपसे वही प्रश्न पूछूंगा, ठीक है? एंड दिस वीडियो इज अप्रॉक्सीमेटली 10 years बिफोर. 10 साल पहले का वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूँ 2022 में, अप्रॉक्सीमेटली 10 years. This remote-controlled robot with a nose-mounted camera turns right and left, moves up and down, and even flies through a ring, all on commands from a controller who uses a special instrument. And what is this instrument? The controller's mind.
Here at the University of Minnesota, Professor Bin He and his team have engineered a non-invasive system called a brain-computer interface that allows a person to control a robot using only their thoughts. Dr. He's team includes Alex Dowd and Carl Lafleur. For example, if you imagine making a fist with your right hand, it turns the robot to the right. And if you imagine making a fist with both hands, it moves the robot up. Here's how it works. When the controller imagines a movement without actually moving, specific neurons in the brain's motor cortex produce electric currents. These currents are detected by electrodes in an EEG cap, which sends the signals to the computer. The computer translates the signal pattern into a command and beams it to the robot via Wi-Fi. In this case, turn right. This brain-computer interface technology is all about helping people with a disability or very अब मैं अगर वही प्रश्न पूछूंगा आप में से कितनों को लगता है कि भविष्य में ऐसा पुष्पक विमान आने वाला है जो अपने संकल्प के द्वारा उड़ सकता है, वो हाथ उठाओ। वाह, आप देखो आजू बाजू कोई सो गया हो तो बुला लीजिएगा, भाई साहब हाथ उठाओ, हैं, राइट। सी अब वो जो प्रोफेसर हैं वो बोल रहे हैं कि इसका कहाँ हम टेक्नोलॉजी इज देयर, ओके, इसका एप्लीकेशन हम कहाँ पे कर सकते हैं, ह्यूज एप्लीकेशन जहाँ संकल्प के द्वारा सिस्टम को आप रन कर सकते हो। दिस इज द ब्यूटी ऑफ इट। नाउ हम सभी जो टीचर्स या प्रोफेसर्स हैं जो इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़कर आए हैं, कहीं ना कहीं हमको लगता है वी हैव बीन टीचिंग आवर स्टूडेंट्स बीई, बीटेक, एमटेक एक्सेट्रा, बट इस 1.5-2 साल में जब से कोरोना वायरस आया, मुझे जो लगता है कि द बेस्ट ग्रेजुएशन डिग्री जो है इट इज़ BE, BTech, I appreciate all those degrees, but मुझे लगा the best graduation degree in life is be calm, be calm. और बीच में जब ऑनलाइन में when I was interacting with my PhD students, सारा बंद था तो यूनिवर्सिटी ने कहा आप उनको ऑनलाइन में पढ़ा सकते हो, तो मैंने उनको कहा दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिग्री, बी काम। तो बोला सर क्यों? क्योंकि देवे मैं रिसर्च स्टूडेंट्स, तो मैंने कहा अच्छा बताइए व्हाट डू यू मीन बाय रिसर्च? तो एक मैंने कहा डोंट गिव मी द विकिपीडिया डेफिनेशन, जितना सिंपल डेफिनेशन होगा जिसे मुझे समझ में आता है। तो एक ने बोला सर रिसर्च मतलब ढूंढना, खोज करना। मैं कहा नहीं, सर्च मतलब ढूंढना, रिसर्च मतलब, तो स्टूडेंट ने मुस्कुराते हुए कहा सर फिर से ढूंढना। मैंने करेक्ट आंसर, मतलब जो प्रॉब्लम को हम लोग वर्कआउट कर रहे हैं ना, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इज ऑलरेडी देयर। या हमें स्वयं भी महसूस करना चाहिए, हमें अपने बच्चों को भी बताना पड़ेगा, स्टूडेंट्स को भी बताना पड़ेगा। जिस प्रॉब्लम को हम वर्कआउट कर रहे हैं उसका जो सॉल्यूशन है उसकी चाबी सिर्फ आपको मिलेगी, बट कंडीशन अप्लाई। कंडीशन क्या होना चाहिए? ये बी काम की डिग्री होनी चाहिए। क्लासिक एग्जाम्पल इज न्यूटन। न्यूटन वॉज वर्किंग विद प्लानिटरी प्रॉब्लम्स। वो धरती का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करते, वो आसमान का प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे। और हम सबको पता न्यूटन जो था ना, बगीचे में बैठा था, प्रकृति को एंजॉय कर रहा था, और अचानक न्यूटन ने एप्पल को गिरते हुए देखा। न्यूटन के जगह पे अगर और कोई होता तो क्या करता था? माय गॉड, हमारे बच्चे भी सेम जवाब देते, सर वो खा लेता था सर। आर्किमिडीज के राजा ने कहा व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ द गोल्ड इन द क्राउन ज्वेल एंड द क्राउन थ्रोन? और हमको पता आर्किमिडीज जो था ना, बड़े आराम से वो नहा रहा था, एंड सडनली यूरेका, the law of buoyancy, the amount of volume of water displaced, why does the ship sail and how does the nail sink? मतलब the most important factor is जो हम डे टू डे लाइफ में यूज करें। आप में से बहुत लोग कहेंगे स्वामी भाई हमको इन्वेंशन पेटेंट करने के चक्कर में नहीं जाते, बड़ा है ना मगज मारी है वहाँ पर। नो, वी डोंट वांट टू पेटेंट एनीथिंग, नो इश्यूज। लेकिन मुझे लाइफ में कितने डिसीजंस लेने होते हैं। इफ आई वांट टू टेक एन आइडियल डिसीजन, I should be creative also and innovative also. आज तक एक फ्लो चार्ट है, can I take up a different? We all know total quality management. We all know Kaizen system of management. तो Kaizen is slow and constant improvement. लेकिन वो improvement कौन लेकर आ सकता है? जिस suppose शॉप फ्लोर में एक व्यक्ति काम कर रहा है, वो हर दिन वही काम करता रहता है। हमारा हाइपोथेसिस ये है कि अगर वो व्यक्ति का मन शांत हो, अगर वो व्यक्ति खुश होता है, ओके, तो उससे क्या होता है, वही काम कर रहा है, लेकिन जब उसका मन खुश होता है, स्टेबल होता है, तो वो खुद इन्वेंट करेगा अ न्यू मेथड वेर इन हिज, सपोज वो
एक प्रोडक्ट उठाकर यहाँ मशीन में रख रहा है, वो एक पर्टिकुलर स्टाइल पर बैठा है, लेकिन अगर वो प्रसन्न है, खुश है, स्टेबल है, तो उसको ये समझ में आता है कि मैं थोड़ा सा अगर मैं अपना ओरिएंटेशन चेंज कर देता हूँ तो मेरे स्पाइन पर जो प्रेशर पड़ रहा है वो कम पड़ेगा। ना दैट्स अ स्मॉल डेल्टा एक्स कइजन दैट इट डज, बट उसके लिए उसका मन को खुश रहना, मन को स्टेबल रहना बहुत बहुत ज़रूरी है, और फिर हम उसमें न्यू आइडियाज़ पर हम जो है काम कर सकते हैं। करेक्ट। एक जो टर्म हम लोग अक्सर इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं, इट्स ऑल अबाउट एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी, और उसके लिए हम लोग इस पैरामीटर्स को हम लोग बहुत अच्छी तरीके से क्वांटिफाई करते हैं। इस 1.5-2 साल में स्वामी भाई का जो कुछ अनुभव है और वर्तमान समय पे जो हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं वो मैं अगले 5-8 मिनट में बताने की मैं कोशिश करूँगा। और उसका छोटा सा उदाहरण ये हुआ कि जब ये पीक लॉकडाउन हुआ तो उस समय मुंबई में एक इंडस्ट्रियलिस्ट थे, MD एंड CEO ऑफ मोर देन 8,000 करोड़ कंपनी। अचानक क्या हुआ कि सब बंद हो गया, एवरीथिंग स्टॉप्ड, इंपोर्ट एक्सपोर्ट बंद हो गया। अब उसके इतने सारे चेन ऑफ प्लान्स थे, अचानक वर्कर्स को जाना आना लेके जाना, बहुत लोग कह रहे जाना है, और उनको ये भी पता था कि एक बार स्टील इंडस्ट्री में फर्नेस बंद पड़ गई तो उसको रीस्टार्ट करने में बहुत मुश्किल, तो उसको रात को नींद नहीं आ रही, इतना उसको BP बढ़ा, तो वो डॉक्टर के पास गए। तो डॉक्टर ने आया, चेक किया, बोला मोर देन मेडिसिन्स आपका मन शांत होना चाहिए। बोला आप उसके लिए कोई मेडिसिन दे दीजिएगा। बोला नहीं नहीं, वो मेडिसिन से काम नहीं होगा, यू शुड प्रैक्टिस सम मेडिटेशन। तो बोला डॉक्टर साहब बताओ क्या करना है बोलो। तो उन्होंने 1-2 वीडियोस दिए, बोला ये वीडियो देखो। तो उन्होंने देखा, बोला नहीं कुछ और वीडियो बताइए, और देखा, एंड आई एम टेलिंग यू द फैक्ट ऑफ इट। तो फाइनली वो डॉक्टर ने क्या किया, शिवानी बहन का वीडियो दिया। अब उसने वीडियो लगाया, 2-4 देखकर उसको जम नहीं रहा था। एवरीबडी हैज़ गॉट इट्स चॉइस। जब शिवानी बहन का वीडियो देखे ना, बाप रे, 5-6 घंटे के बाद उस MD ने उस डॉक्टर को फ़ोन किया। बोला डॉक्टर साहब ये कौन थे? बोला क्यों? बोला जब उन्होंने जो कुछ भी कराया, मुझे इतने महीनों से जो नींद नहीं आ रही थी ना, बहुत गहरी नींद आई। राइट? आप में से कितने लोगों को मेडिटेशन करते वक्त नींद आती है, वो हाथ उठाओ। वाह बहुत अच्छा, यू आर इन द राइट ट्रैक, एब्सोल्युटली राइट। लोगों को ये प्रॉब्लम लगता है, नो इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। आपका शरीर और मन रेस्ट हो रहा है। इसका क्लासिक एग्जाम्पल इज आपको नींद आना। पहले जब मैं अपने क्लास में जाता था, मेरे स्टूडेंट्स जब मेरे क्लास में सोते थे ना, मुझे बड़ा गुस्सा आता था। लेकिन जब से मैं मेडिटेशन प्रैक्टिस करने लगा ना, मेरे क्लास में अगर कोई सोता है ना तो उसके प्रति एक्स्ट्रा प्यार मोहब्बत आता है। सोने दो बच्चे को, सोने दो, पूरा रात्रि जागरण कर रहा था, सोने दो। तो ऐसा मत सोचना मुझे नींद आ गई। नो, दैट्स अ फर्स्ट स्टेप वेर योर फिजिकल बॉडी एंड योर माइंड इज गेटिंग रिलैक्स्ड। अब इनको इतनी अच्छी नींद आई, बोला आई वाज सो रिलैक्स्ड। बहन जी क्या सुना रहे थे, लोरी सुना रहे थे, क्या सुना रहे, इनको इनसे मुझे बात करना है। तो डॉक्टर ने कहा आई विल गेट यू कनेक्टेड। तो उन्होंने लोकल सेंटर ऑफ ब्रह्मा कुमारी में फ़ोन किया, बोला ज़रा शिवानी बहन से बात करवा दो। तो उन्होंने कहा यस श्योर। तो शिवानी बहन से बात हुआ, तो शिवानी बहन ने बड़े प्यार से कहा एक काम करो सर, आपको ना यहाँ पर ऑनलाइन में मेडिटेशन सिखा देंगे। तो मेडिटेशन सिखाया, उनको बहुत अच्छा लगने लगा। तो उन्होंने फिर हमारी ब्रह्मा कुमारी इसकी टीम से कहा देखो हमारा सारा जो इतने सारे प्लान्स हैं ना, इंडिया में भी है, फॉरेन में भी है, तो आप ऑनलाइन के द्वारा सभी को सिखा सकते हो। वैसे भी बैठे हैं घर पर, कुछ लोग इंडस्ट्री पे बैठे हैं। तो बोला हम करा देंगे। तो उन्होंने कहा कितना फीस लोगे? बोले सर हम लोग 1 हो या 10 हो, हम लोग कभी फीस नहीं लेते हैं। हमारे सारे जो वॉलंटियर्स हैं ना, वो निस्वार्थ सेवा करते। ही वॉज वेरी कन्विंस, बाप रे आप लोग फ्री कराएंगे? बोला हाँ हम लोग हमेशा फ्री कराते हैं प्रोग्राम्स, अपना सेशंस, नो चार्जेस। बोला नो चार्जेस एट ऑल। तो देन दे गॉट कॉन्टेक्टेड अवर्स एंड मेनी फैकल्टी मेंबर्स, और हम लोग ऑल वर्टिकल्स में उनको बहुत प्यार से ऑनलाइन मेडिटेशन कराया। 5-6 मंथ्स तक चला। उसके बाद गवर्नमेंट ने उनको कहा कि आप इंडस्ट्री को स्टार्ट करो। तो ये MD ने मुझे फ़ोन किया, बोला स्वामी भाई मुंबई में आकर मिलना मुझे। तो जब मैं उनसे मिला तो बोला आप लोगों ने 5-6 महीने इतना निस्वार्थ सेवा किया, नाउ आई हैव गॉट अ स्मॉल रिक्वेस्ट। तो मैंने कहा बताइए क्या है? बोला जब तक, क्योंकि इतना सिचुएशन डायनामिक था, इतनी अनसर्टनिटी थी, राइट, तो बोला आप इनको अगले 6 महीने तक इनको हैंड होल्डिंग करो। मैं कहा यस, हम लोग बहुत इंडस्ट्रीज़ में जाते हैं। बोला नहीं 6 महीने आप इनको कंटिन्यूस कर कर अगर दिखाएंगे तो इट विल बी वेरी ब्यूटीफुल। हमको भी वैसे इतनी ज़्यादा सेवा नहीं थी, तो हमने कहा ठीक है वी विल वर्क इट आउट, राइट। तो जब हमने उनको किया तो हमारे लिए सबसे बड़ा जो चैलेंज जो था कि हमारे सामने, क्योंकि MD का ऑर्डर था तो टॉप लेवल
प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, यू नो ऑल टॉप लेवल पीपल जो करोड़ों के प्रोजेक्ट को मैनेज करते हैं, क्योंकि ऊपर से आया ऑर्डर, एचआर के थ्रू आया है और उनको लगता है कि स्वामी भाई अभी हमें मेडिटेशन सिखाएंगे। अब हर एक व्यक्ति को तो मेडिटेशन कभी डाइजेस्ट नहीं होता है, पैलेटेबल नहीं होता है। अब मेरे लिए सबसे बड़ी चैलेंज ये थी कि भाई ऑर्डर वो आकर सामने तो बैठ गए, अब मैं इनको मेडिटेशन कैसे सिखाऊं। तो पहले जब मैं उनसे बात किया तो उन्होंने कहा नहीं, हमारे में कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम एकदम ठीक हैं। भाई सारा प्रॉब्लम ऊपर वाले और नीचे वालों से है, हम तो एकदम सर्वगुण संपन्न है, राइट। अब इसको मैं कैसे पता लगाऊं कि यू नो उनको एक एफिशिएंसी को बढ़ाना, उनको प्रोडक्टिविटी बढ़ाना। बट आई न्यू कि फर्स्ट द इंडिविजुअल शुड बी इफेक्टिव। जब एक इंडिविजुअल इफेक्टिव होता है, उसके साथ जब उसके पास स्किल आती है, देन ही बिकम्स प्रोडक्टिव इन नेचर। तो मेरे लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी बस ये थी कि हाउ टू मेक हिम इफेक्टिव। तो मैंने उनको बहुत प्यार से, जो मैं समझाता हूँ ऐसे समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मसल्स एंड बोन्स, अगर ये रिमोट मुझे उठाना है तो मैं एक संकल्प करता हूँ, द थॉट कम्स टू माई हैंड्स एंड द फिंगर्स, आई पिक अप दिस मोबाइल, सो द काइनेटिक एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी, दिस इज वर्क डन। ठीक है, तो आई एम यूजिंग द मसल्स टू गेट वर्क डन। और मेरे पास लक्ष्य था, इनको इफेक्टिव बनाओ, कार्य कुशलता को बढ़ाओ, दिस वाज माय ऑब्जेक्टिव। तो मैंने कहा जो मसल्स एंड बोन्स करते हैं ना, आपके इंडस्ट्री में जेसीबी और पोकलेन वही काम करती है। हाँ हाँ सर, ये बात तो राइट है। हमारा किडनीज कैसे काम करता है इंडस्ट्री में? इट वर्क्स लाइक अ फिल्टर, इट वर्क्स लाइक अ प्यूरिफायर। हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, इट वर्क्स लाइक अ ग्राइंडर और अ मिक्सर, काम वही है, करेक्ट। हमारा हार्ट पंप की तरह काम करता है। हमारे ईएनटी लंग्स, इट वर्क्स लाइक अ ब्लोअर। न्यूरो सिस्टम ब्रेन, इट वर्क्स लाइक अ इन्वर्टर और सीपीयू। हमारा एंडोक्राइन सिस्टम, इट वर्क्स लाइक अ केमिकल प्लांट। अब मेरे को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई इससे काम करवाना, बट आई फोकस्ड ऑन इफेक्टिवनेस ऑफ एन इंडिविजुअल। मैंने कहा ये सातों सिस्टम आपकी अच्छी तरह से जब काम करेगा तो आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा। और बोलते बोलते डायलॉग बोल दिया, जान है तो, थोड़ा जोर से बोलिए, जान है तो। आई वॉज डूइंग अ प्रोग्राम फॉर द इंडियन नेवी, सारे कैडेट्स बैठे थे। तो जब मैंने कहा जान है तो, एक कैडेट खड़े होकर कहता सर जहाज है, एंड द कमांडेंट वाज राइट आंसर, राइट आंसर। भाई जहाज अपना ध्यान रखो, फिर इंडस्ट्री में बाद में ध्यान दे, फिर जहान अपने आप आ जाएगा, राइट। तो मैंने उनको एक फ्लो चार्ट दिखाया। अब सारे लोग जो हैं करोड़ों का प्रोजेक्ट संभालते हैं, उनके अंडर पे इतने सारे लोग हैं, बट मैं कहता हूँ अगर आपने फ्लो चार्ट का फिलअप द ब्लैंक्स कर दिया ना, आपको छुट्टी। हाँ सर बताइए बताइए क्या फ्लो चार्ट आप बता रहे हैं। मैं कहता हूँ जब सपोज स्विच है तो स्विच को ऑन करते हैं ना तो बल्ब जलती है, सो नेचुरली द सर्किट इज गेटिंग कंप्लीटेड, राइट। बोला हाँ ये तो ठीक है। अब इलेक्ट्रिक मशीन्स में जो एनर्जी जो फ्लो होती है ना, वो इलेक्ट्रिक पोस्ट से होता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोस्ट को एनर्जी कहाँ से आती है? ट्रांसफार्मर से। तो ट्रांसफार्मर क्या करता है? वो एनर्जी को स्टेप अप करता है, स्टेप डाउन करता है। ट्रांसफार्मर को एनर्जी कहाँ से मिलती है? पावर स्टेशन से। पावर स्टेशन को एनर्जी कहाँ से मिलती है? द सोर्स ऑफ पावर, ये हम सभी जानते हैं। मैंने कहा यही आपको काम होता है इंडस्ट्री में? बोला यस सर। बोला अभी इफेक्टिवनेस पर काम करते हैं। आवर हैंड्स, लेग्स, ब्रेन, एनाटॉमी शुड बी इफेक्टिव, इट शुड वर्क, करेक्ट। इसको एनर्जी कहाँ से मिलती है? स्पाइनल कॉर्ड से। स्पाइनल कॉर्ड को एनर्जी कहाँ से मिलती है? हमारा मन से। इट वर्क्स लाइक अ ट्रांसफार्मर। अच्छे संकल्प करेंगे या बुरे संकल्प? नाउ टेल मी विच इज द पावर स्टेशन? विच इज द पावर स्टेशन? अरे ब्रेन तो नीचे लिखा है ना वेंजी, इट वर्क्स लाइक अ सीपीयू। और सच्ची बात बताए? हाँ, अरे वाह दीदी, चेंज हो गया भाई, अपने लिए तालियां तो बजा लो। मैं जितने जगह गए वो लोग ब्रेन के नीचे उतरते ही नहीं है। ब्रेन ब्रेन, मैंने कुछ और वर्ड बताओ। मस्तिष्क मस्तिष्क, मैं कहा नहीं नहीं और कुछ बताओ। एक खड़े हो कहता सर ब्रेन आपको नहीं जम रहा, मस्तिष्क नहीं समझ रहा है, भेजा। मैंने कहा मेरा भेजा मत फ्राई करो। अरे भाई हजारों करोड़ों का प्रोजेक्ट संभालते हो आप लोग, 3 दिन से आए ना। दिस वॉज द ओरिएंटेशन विच आई अंडरस्टूड 26 years बिफोर। कोई इंजीनियरिंग कॉलेज, कोई यूनिवर्सिटी में मुझे पावर स्टेशन के बारे में नहीं बताया। This is the power station, the soul, and then the source of power. Energy flows from a higher potential to a lower potential. ये बात समझ में तो आ गई उनकी, लेकिन my challenge was how to explain to them technically. तो मैंने कहा बहुत सिंपल है, right? मैं उनको थोड़ा सा क्वांटम डायनामिक्स का एक वीडियो दिखाता हूँ, so that it becomes very very easy for you. Program on the Discovery Channel called Nova, and in November of 2011, they broadcast Cosmos. What is
theoretical physicist and professor of physics at Columbia University, who wrote the book called The Fabric of the Cosmos. Here is a 5-minute video clip from that program. As we examine the fabric of the cosmos ever more closely, we may well find far more surprises than anyone ever imagined. Take me, for example. I seem real enough, don't I? Well, yes. But surprising new clues are emerging that everything, you and I and even space itself, may actually be a kind of hologram. That is, everything we see and experience, everything we call our familiar three-dimensional reality, may be a projection of information that's stored on a thin, distant, two-dimensional surface. Now this is the most important slide. सामने जो व्यक्ति है ना, that's the hardware. अगर मुझे उसको effective बनाना है तो I need to go to the software. Software is that आत्मा, और आत्मा के अंदर जितनी एनर्जी है, प्रकाश है, वो चारों तरफ उसकी एक एनर्जी, एक ऑरा, एक आभा मंडल, एक स्पिरिचुअल स्पेक्ट्रम बनता है, राइट? अभी एक व्यक्ति कैसा है? यस, लुकिंग गुड तो बहुत अच्छा है, उसके क्वालिफिकेशन है, उसका पूरा प्रोफाइल, लेकिन वो मन से कितना स्टेबल है, ये सामने वाले व्यक्ति को या उसको खुद पता है, लेकिन सामने वाले व्यक्ति को पता नहीं चलता है. मुझे याद आता आज से 12 साल पहले व्हेन आई वाज डूइंग माय पीएचडी इन इमोशनल एंड क्वांटम इंटेलिजेंस, एक होता है किसी व्यक्ति का इमोशनल इंटेलिजेंस पता लगाते हैं थ्रू साइकोमेट्रिक टेस्ट, उसमें बेनिफिट ऑफ डाउट भी बताते हैं. बट क्योंकि बैकग्राउंड फिजिक्स का रहा, बैकग्राउंड मैकेनिक्स का रहा, इंजीनियरिंग का रहा, मैं हमेशा सोचता था कि ऐसा इंस्ट्रूमेंट बने कि सामने वाला व्यक्ति के इमोशंस कैसे हैं मैं पता लगा पाऊँ. जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हैं ना, कहते हैं डॉक्टर मेरा पेट दुख रहा है, डॉक्टर कहता है ये टेस्ट करो, ये टेस्ट करो, ये टेस्ट करो. अब वो कह रहा पेट दुख रहा है, लेकिन सामने वाला डॉक्टर क्यों कहता है कि भाई आप ये टेस्ट करो? क्योंकि डॉक्टर उसका जब रिजल्ट्स आता है उससे अंडरस्टैंड करता है कहाँ इसका एग्जैक्ट प्रॉब्लम है फॉर हिज पेट दर्द. सो द डॉक्टर विथ हिज विजडम एंड नॉलेज इज एबल टू गिव द राइट एडवाइस. उसी तरह, और मुझे बहुत अच्छा लगता है उस समय, आज से 12 साल पहले, ये जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जैसे आज आपका फ़ोटो खींचे, तो जब हम फोटो खींचते तो आप बड़े मुस्कुराते हुए स्टेबल रहते हैं, लेकिन ऐसा कैमरा डेवलप हो गया जो आपके चारों तरफ के प्रकाश को वो कैच कर सकते हैं. तो मेरी बहुत समय से इच्छा थी, तो जब मैं इस इंडस्ट्री से जुड़ा तो मैंने वो एमडी से कहा, सर अगर मैं करना है तो मैं ज़रूर करूँगा, लेकिन मुझे आप एक ऐसा कैमरा स्पॉन्सर कर दो. बोला स्वामी भाई कितना कॉस्ट होगा? मैंने कहा अप्रॉक्सीमेटली 2 लाख. बोला हम करोड़ों में खेलते हैं. फटाफट एचआर को बोला कि ज़रा 2 करोड़ का इसका मशीन ले लो, राइट? वो कैमरा लेकर जाता हूँ, सामने वाले व्यक्ति को कहता हूँ भाई आप तो सर्वगुण संपन्न हो. हाँ सर एकदम सर्वगुण संपन्न. मैं कहता 1 मिनट मैं फ़ोटो खींचता हूँ आपका. और जैसे ही फ़ोटो खींचता हूँ पूरा का पूरा उस व्यक्ति का है ना चित्र मेरे सामने आ जाता है. मुझे था आज के इस प्रेजेंटेशन में वो कैमरा कैसे काम करता है, उससे मैं कैसे फ़ोटो खींचता हूँ, लेकिन समय की एक मर्यादा है, राइट? और मैंने पिछली बार एक एफडीपी कराया था, सभी लोगों को है ना, सबसे पहले फ़ोटो खींचा, फिर 5 दिन का सेशन कराया, फिर फ़ोटो खींचा. तो अगली बार जब मैं आऊँगा, अगर आपके पास टाइम होगा ना, तो आपका मैं पहले फ़ोटो खींचूँगा, फिर मेडिटेशन कराऊंगा और थोड़ा सेशंस लूँगा, फिर से फ़ोटो खींचूंगा. अगर आप में कोई परिवर्तन नहीं आया तो क्या करेंगे? कुछ बोलते नहीं हैं. अगर बाई चांस नहीं आया तो क्या करोगे? लाइट लगा दे, बस हो गया. लाइट लगा दे. क्यों? अगर परिवर्तन नहीं आया तो क्या करें? अच्छा फिर से ट्रेनिंग कराएं, यही करते रहना, मेडिटेशन कराएं. अगर आप में है ना सेशंस के बाद कोई परिवर्तन नहीं आया तो आपकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्वामी भाई को ट्रेनिंग में भेजो. प्रॉब्लम इज विथ यू. आप एकदम ठीक हो. स्वामी भाई का प्रॉब्लम जो फैकल्टी करा रहा है. और ये 3-4 दिन से जो आपको बताया जा रहा है ना, नींद एक बहुत सुंदर गिफ्ट है. अगर नींद इतना सुंदर गिफ्ट है तो आपके कॉन्फ्रेंस में सुबह 4 बजे क्यों उठाते रहते हैं आपको? उठो 4 बजे, उठो 4 बजे. अरे कमाल है, हमको सोने दो ना दीदी. अगर नींद इतना बड़ा गिफ्ट है जिससे शरीर और मन रेस्ट मिलता है, तो वाई दे आस्क यू टू गेट अप एट 4 AM? आज 26 साल से मुझे उठा रहे हैं लोग. हाँ, उस कॉन्फ्रेंस में भी उठाया था जब मैं कैंसर में था, सुबह 4 बजे उठना. और मोहन सिंघल भाई जी ने इतना प्यार से बोला ना, मैंने कितने बड़े भाई साहब बोल रहे सुबह 4 बजे उठकर देखते तो हैं क्या हो रहा है. उठा ज़रूर था. फिर बाकी सब सेशंस में खर्राटे मार के स्वामी भाई सोए, है ना. फिर क्यों सुबह 4 बजे उठाते हैं?
क्योंकि नींद से शरीर और मन को रेस्ट मिलता है, लेकिन नींद से हमारे संस्कार चेंज नहीं होते। अगर मुझे गुस्सा आया तो मैं कुछ अपशब्द कह दूं आपको, उसके बाद मैं सो जाता हूं। जब मैं सुबह उठता हूं तो मुझे आप पर इमीडिएटली गुस्सा नहीं आएगा, लेकिन गुस्से का संस्कार चेंज नहीं हुआ। इसीलिए अगर किसी व्यक्ति को परिवर्तन करना है, आप अपने कंपनी में बेस्ट ऑफ बेस्ट मोटिवेशनल स्पीकर्स को बुला दो, लेकिन अगर उसका मन डेल्टा लेवल, अगर उसका मन बीटा लेवल पर है, परिवर्तन आएगा ही नहीं। इट हैज़ टू बी ब्रॉट इन टू अ स्टेट ऑफ अल्फा, और अल्फा इज दैट व्हेन यू आर इनटू दैट एनर्जी कॉन्शियसनेस। ये अल्फा पता कब आता है? सुबह 6 बजे उठना है आपको, तो 6 बजे का अलार्म रख दो। जैसे ही 6 बजे का अलार्म बजता है ना, तो आपके पुराने संस्कार बढ़ टक 10 मिनट के लिए सोती हूँ, 10 मिनट के लिए सोती हूँ, और वो 10 मिनट आपको अति इंद्रिय आनंद का अनुभव देता है। एक ऐसी अवस्था जहाँ पर आप सोए भी नहीं हो, जागे भी नहीं हो। मैं आपको एक बहुत सुंदर की बताकर मैं वाइंड अप करूंगा। अगर आप किसी प्रॉब्लम पर काम कर रहे हो ना, वो 10 मिनट का वो अलार्म रख दो, साथ में ना नोटबुक और पेन रखना। जैसे ही बजेगा ना, टक बंद कर दो। वो 10 मिनट में जो आइडिया आया ना, उसके बाद उठकर लिख दो। बहुत सारे जो क्रिएटिव इंडस्ट्री में हैं, फिल्म, स्क्रिप्ट और ये साइंटिस्ट, दे डू दिस। उनके पास हमेशा एक नोटबुक और पेन रहता है। लेकिन नींद पे आए या नहीं आए, उस समय उठने का मन करे नहीं करे, इफ़ यू प्रैक्टिस मेडिटेशन, हम लोग चलते फिरते हमारे पास एक पेपर रहता है। जैसे जिस सिचुएशन पर हम काम कर रहे हैं ना, बिकॉज वी आर वेरी रिलैक्स, मोरलेस बीच बीच में मेडिटेशन करते हैं या बीच बीच में वी आर क्लोज टू नेचर ना, अचानक हमको वो फ्लैश होता है, और इमीडिएटली मैं जो करता हूँ, पेन लेता हूँ, आई स्क्रिबल डाउन, ताकि बाद में वो याद रहे कि दैट इज व्हाट हैज गिवन अ यूरेका फीलिंग फॉर द प्रॉब्लम दैट यू आर वर्किंग। सो विद दिस, अगली बार आप आएंगे, थोड़ा समय मिलेगा तो मैं कैमरा लेकर सबका फोटो जरूर खींचूंगा, राइट, सो दैट यू, एंड आई विल टेल यू द टेक्निकल थिंग। थैंक्स टू साइंटिस्ट एंड इंजीनियर, जिस कैमरा की मैं बात कर रहा हूँ, इट हैज गॉट अ हिस्ट्री ऑफ मोर देन 80 ईयर्स। 80 वर्ष से ये कैमरा चल रहा है। हेल्थ को लेकर आज हम एचआर में इसको किस तरह से यूज कर रहे हैं, हाउ इट इज बीन यूज्ड इन क्वांटम डायनामिक्स एंड मैकेनिक्स, आई विल टेल यू। बट जाते जाते एक बात मैं जरूर वाइंड अप करूंगा। इस बार इंटरनेशनल योगा डे में ब्रह्मा कुमारीज वाज इनवाइटेड एज एन एक्सक्लूसिव राइट फॉर द महाराष्ट्र विधानसभा। तो जब मैं महाराष्ट्र विधानसभा में, हमारे आदरणीय संतोष दी ने कहा, स्वामी भाई आप भी राजयोगा मेडिटेशन के बारे में ज़रूर कहना। तो जब मैं विधानसभा में गया तो मैंने कहा, अगर आपको स्वस्थ रहना है ना, तो आपका जो शरीर जो है ना, वो बहुत मूवमेंट करना चाहिए, और आपका मन स्थिर होना चाहिए। शरीर घूमना फिरना चाहिए, लेकिन मन शांत स्थिर होना चाहिए। और इस बार का योगा डे को जो गवर्नमेंट प्रोटोकॉल्स है, 2 categories of people, yoga for humanity. Number 1 is women and number 2 is specially abled children, दिव्यांग बच्चे। तो दिव्यांग बच्चे हिल डुल नहीं जा सकते, तो जो शरीर का एक्सरसाइज नहीं कर सकते, वह मन का एक्सरसाइज करे। राजयोगा इज एन एक्सरसाइज ऑफ द माइंड। आप बताइए, आप चेक करिए, अपने स्टूडेंट्स को चेक करिए, अपने बच्चों को चेक करिए, वो एक ही जगह बैठे रहते, हिलते नहीं, ओबेसिटी बढ़ जाता है, और मन घूमता रहता, घूमता रहता, घूमता रहता, घूमता रहता। आपका मन की अवस्था कैसी है? यहाँ मन को कैसे स्टेबल करना आप सीख रहे हैं। वैसे मन में पता क्या चलता रहता है? क्या, क्यों, कैसे, कब, कहाँ। क्या बोला? हाँ, अब उसका इंग्लिश बोलिए। क्या, क्यों, कैसे, कब, कहाँ। एक साथ बोले, क्या, क्यों, कैसे, कहाँ, कब, कहाँ। Why, what, when, where, how. Yes. In fact, क्रिएटिविटी में एक आइडिया आया ना, उसको इनोवेशन करने के लिए यही 5 बातें करना है। क्या, क्यों, कैसे, कब, कहाँ। यू स्टार्ट इनोवेटिंग इट। बस मेडिटेशन जब आता है, ये क्या, क्यों, कैसे, कब, कहाँ, वो हलचल के बजाय आप बहुत रिलैक्स्ड होते हो, और then you start implementing. This is the beauty of meditation. I welcome all of you to this beautiful journey of meditation. और अपने जीवन का solutions हम खुद आत्मनिर्भर होकर पकड़ सकें, ये हमें सीखना है और हमें बच्चों को सिखाना है। Thank you very much. ओम शांति, जय हिंद। ओम शांति। बहुत बहुत स्वामीनाथन भाई जी का धन्यवाद। आपने बहुत अच्छी बात बताई कि बी कूल, बी काम। जितना हम कूल काम रहेंगे,
उतना हम परिस्थितियों को सॉल्व कर सकते हैं। और हर प्रश्न का, हर समस्या का उत्तर हमारे सामने, हमारे पास ही है। जैसे एक एग्जाम्पल हम लोग देते हैं, जैसे एक स्कूल में बच्चा पढ़ता है और वो बच्चा जब स्कूल में पढ़ता है तो उसका जो लेसन होता है, जो 3 पेज का, 4 पेज का, जो जब लेसन पढ़ाने के बाद उसके बाजू में नेक्स्ट पेज में ही उस लेसन के सारे क्वेश्चंस होते हैं। और जितने भी वह क्वेश्चंस होंगे 8-10, उसका सारा आंसर कहाँ होता है? कहाँ होता है सारा आंसर? उसी लेसन में होता है। तो आज वही हमारे जीवन में जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं और उसका समाधान हमारा जीवन ही है, हमारे पास है, उसको हमें ढूंढने की ज़रूरत है। यही क्रिएटिविटी है। ऐसा नहीं कि कोई समस्या आ गई तो हम उसके पास चले गए, इसके पास चले गए, उससे राय ले ली, इससे राय ले ली। ब्रह्मा कुमारीज में कहते हैं, अगर आप किसी को कोई अपनी बात सुनाने के लिए चले गए, उनको अपनी सारी बातें सुना दी, है ना, सुनने के बाद अभी उनको ये बताएंगे हम मेरे हस्बैंड ऐसे करते हैं, मेरे बॉस ये करते हैं, मेरी वाइफ ये करती है, मेरे हस्बैंड ये करती, इस तरीके से अपनी मन की बात उनके सामने सुना दी। और वो सामने वाला व्यक्ति बहुत अच्छी तरह से सुन लिया और सुनने के बाद क्या कहता है, अच्छा ये बात है। तो आपको क्या पता, हमारे घर में भी वही हाल है, वही बातें हैं। तो क्या हुआ, अपनी बात, मन की बातें उनके सामने सुना करके हम लोग सोच रहे कि हम हल्के हो जाएंगे, लेकिन हम हल्के तो हो गए, लेकिन किससे भर गए? उनकी जो प्रॉब्लम्स है वो हमें सुना के भेज दिया, तो अल्टीमेटली हम खाली हो गए, भर गए? खाली तो नहीं हुए ना। तो इसीलिए हमें क्या करना है, हमारे जीवन में जो परिस्थितियाँ, समस्या आती हैं, उसका समाधान हमारे अंदर ढूंढना चाहिए। हमें मेडिटेशन करना चाहिए, हम पॉजिटिव रहें तो उसका सोल्यूशन हमें मिल जाएगा। पुनः स्वामीनाथन भाई का बहुत बहुत धन्यवाद। अभी नेक्स्ट स्पीकर के रूप में हमारे सामने प्रोफेसर BK ओंकार भाई हमारे सामने आ रहे हैं। आप एसोसिएट एडिटर हैं हमारे ब्रह्मा कुमारीज का जो मैगजीन है वर्ल्ड रिन्यूअल। आप 2014 से आबू में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आपने BTech NIT कुरुक्षेत्र से किया है और MTech चंडीगढ़ से किया है। आपने अलग अलग इंजीनियरिंग कॉलेजेस में प्रोफेसर के रूप में कार्य किया है। पूरे भारत में अनेक यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस में आपने प्रवचन किया है। आप इस टॉपिक पर हमारे सामने रखेंगे हमारे ओंकार चांद शर्मा भाई। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। थक तो नहीं गए? स्वामी भाई जी ने आपको इतना इन्फॉर्मेशन और एंटरटेन और चार्जिंग आपकी की कि मैं समझता हूँ कि आप थके नहीं होंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है आज का कि हाउ टू मीट द चेंज बाय इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी। किसी ने बहुत खूब कहा है कि कुछ लोग थे जो वक्त के सांचों में ढल गए, कुछ लोग थे जो वक्त के सांचों में ढल गए, और कुछ लोग हैं जो वक्त के सांचे बदल गए। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप वो बने कि वक्त के सांचों को बदल दें। प्यारे भाइयों और बहनों, हमें वक्त के साथ बदलना भी पड़ता है, वक्त के साथ चलना भी पड़ता है, और ज़रूरत पड़े तो वक्त को भी बदलना पड़ता है। हमें वक्त से भागने वाला नहीं, वक्त से मुंह चुराने वाला नहीं, बदलाव से दूर होने वाला नहीं, डरने वाला नहीं, परिवर्तन को अनदेखा करने वाला नहीं बनना है, बल्कि परिवर्तन को स्वीकार करने वाला बनना है, जो आज हम इस लेक्चर में सीखेंगे। हाउ टू वेलकम द चेंज, हाउ टू एक्सेप्ट द चेंज, ताकि हम वक्त के साथ कदम से कदम मिलाकर चल सकें। सबसे पहले बताया है कि एक बड़ी पुरानी कहावत है कि चेंज इज़ द लॉ ऑफ नेचर,
चेंज इज़ द लॉ ऑफ द वर्ल्ड, ये दुनिया का नियम है और हर चीज़ इस नियम से बंधी हुई है। और जो लोग इस नियम को नहीं मानते बहुत जल्दी दुखी हो जाते हैं, बहुत जल्दी टेंशन में आ जाते हैं। तो चेंज होता ही है और हमारे जीवन का बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा भी है, क्योंकि बिना चेंज के हम प्रोग्रेस नहीं कर सकते, बिना चेंज के हम आगे नहीं बढ़ सकते, हम विकसित नहीं हो सकते, हम खिल नहीं सकते। तो चेंज तो होता ही है। और ये भी कहा गया है कि नथिंग इज़ परमानेंट। क्या कहा गया है? नथिंग इज़ परमानेंट एक्सेप्ट चेंज। एक ही दुनिया में स्थायी चीज़ है, वो है परिवर्तन। हर चीज़ बदल रही है, दुनिया का समाज बदल रहा है, दुनिया बदल रही है, पूरा ब्रह्मांड परिवर्तनशील है, हमारी बॉडी के सेल बदल रहे हैं, हर चीज़ बदलती है। मौसम बदलते हैं, ऋतुएं बदलती हैं, लिविंग नॉन लिविंग सब सतो रजो तमो से होके परिवर्तित होते हैं। तो समझदारी इसी के साथ है कि हम होने वाले या आने वाले परिवर्तन को पहले से ही समझ जाएं और परिस्थितियों के हिसाब से अपने आप को ढाल के आगे बढ़ जाएं। कहते कुछ भी अगर परमानेंट नहीं है तो हमारे बुरे दिन भी परमानेंट नहीं है, ना अच्छे दिन परमानेंट हैं, ना बुरे, ना सुख ना दुख। तो इसलिए हमें हमेशा फेलियर्स, मिस्टेक्स कुछ भी लाइफ में होती है उनको तैयार रहना चाहिए और हमेशा बदलाव के लिए वो बदलाव हम बने जो बदलाव हम दूसरों में देखना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि दुनिया बदले, समाज बदले, पॉलिटिक्स बदले, सिस्टम बदले, सब कुछ बदले, लेकिन सिंपल सी बात है कि उसकी शुरुआत कहाँ से हो, कहाँ से बिगिनिंग हो। कहते हैं इंसान अपने रिश्ते बदलता है, दोस्त बदलता है, अपने संबंध बदलता है, जॉब बदलता है, लेकिन फिर भी परेशान रहता है। क्यों? क्योंकि वो खुद को नहीं बदलता। और ये बदलाव की जो जर्नी है इसके लिए चाहिए क्रिएटिविटी और इनोवेशन। वही आदमी सक्सेसफुल हो सकता है जो अपने आप को आने वाले टाइम के लिए तैयार करे। और वो तैयारी है अपने आप को क्रिएटिव बनाना, इनोवेटिव बनाना। भाई जी डिफरेंस आपको बता रहे थे कि क्रिएटिविटी और इनोवेटिवनेस में क्या डिफरेंस है। जब कोई नया आइडिया हमारे मन में आता है ना, कोई नए तरीके से हम सोचते हैं, किसी प्रॉब्लम को नए तरीके से उसका सॉल्यूशन ढूंढते हैं, वो क्रिएटिविटी है। और उसको जब हम इम्प्लीमेंट कर देते हैं किसी चीज़ में, उसको इनोवेशन कह देते हैं। जब उससे एक्चुअली कोई काम किया जाता है वो इनोवेशन कहलाती है। और क्रिएटिविटी हम सब के अंदर है, हम सब क्रिएटिविटी से भरे हुए हैं, हम उसको यूज नहीं करते। क्रिएटिविटी इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू म्यूजिशियंस, पेंटर्स, राइटर्स। कोई भी व्यक्ति क्रिएटिव हो सकता है। एक नॉर्मल इंसान और क्रिएटिव इंसान में क्या फ़र्क होता है बताएंगे? मान लो मैं आपको कहूँगी कि कॉपी लो और लिखो। एक चीज़ मैं आपको देता हूँ, आपने ड्रा करना है प्यार। प्यार शब्द सबने सुना है ना? प्यार को आपने ड्रा करना है, कोई उसका डायग्राम बना के, कोई पिक्चर बना के उसको दिखाना है। कैसे दिखाएंगे? आप कहेंगे प्यार तो शेपलेस है, प्यार तो केवल एक्सपीरियंस किया जा सकता है, इसका तो ना कोई कलर है ना कुछ है, कैसे इसको बनाएंगे? लेकिन जो क्रिएटिव इंसान होगा उसके पास हजारों तरीके होंगे। कोई शेयर करेगा प्यार को दिखाने का? हाँ, माँ छोटे बेटे को गोद में लेके बैठी है, और भाई बहन को राखी बांध रहा है, वो भी प्यार की निशानी है। और हार्ट, हम अपना दिल दिखाते हैं, वो भी प्यार की निशानी है। गाय और बछड़ा, पशुओं का प्यार देखो, कुत्ते और बिल्ली का भी दिखा सकते हो। There are so many ways to express your love. You should be creative. यही क्रिएटिवनेस है और मैं समझता हूँ ये हर एक के पास है। अब लास्ट में 5-7 मिनट में आपको बताऊंगा ऐसी चीज़ें जो हमारी क्रिएटिविटी को ख़त्म कर देती हैं, जो बैरियर हैं, जो ब्लॉकेज हैं, जो किलर हैं हमारी क्रिएटिविटी का। हम सब क्रिएटिव हैं फिर भी क्रिएटिवनेस दिखाते नहीं हैं। तो 7 बैरियर मैं आपको 7 मिनट में बताने वाला हूँ, आप ध्यान से उनके ऊपर चिंतन करना। सबसे पहला बैरियर है हमारा डर, फियर।
आप में से डर लगता है किसी को कुछ नया किया तो लोग क्या कहेंगे, कहीं गलती ना हो जाए, कहीं ये ना हो जाए, कहीं वो ना हो जाए, सोचते हैं ना हम सब। ये डर ही हमें कुछ नया नहीं करने देता। हम वही पुराने तौर तरीके, पुराने आदतें, पुरानी सोच को लेके चलते रहते हैं, नया लाते नहीं। क्यों? क्योंकि हमें डर है, फियर। और किसी ने कहा फॉल्स एविडेंसेस अपीयरिंग रियल, फियर ये असली नहीं होता। 90% ऑफ द फियर इज इमेजिनरी, ये नकली है। हम ऐसे डरते रहते हैं खाम खा, ये ना हो जाए, वो ना, होता कुछ नहीं है लास्ट में। तो हम अपने मन को समझाएं। 4 तरह के यहाँ डर बताए हुए हैं। सबसे पहले फियर ऑफ फेलियर, कि हम कहीं नाकामयाब हो गए तो क्या, ये नई चीज़ की, नया कुछ किया, लीक से हट के चले। क्रिएटिवनेस तो यही है ना, कि जो चल रहा है उससे आप कुछ अलग करो, समथिंग यूनिक, समथिंग न्यू, समथिंग डिफरेंट। तो सबसे पहला डर रहता है वो है फेलियर का। तो हेनरी फोर्ड ने क्या कहा था पता है? कि फेलियर इज एन अपॉर्चुनिटी टू बिगिन अगेन मोर इंटेलिजेंटली। आपने कोई काम करना है, उसको और अच्छे ढंग से आप कर सकते हैं अगर आप नाकामयाब होते हैं। मैं जब इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ता था, सिंपल सा एग्जांपल आपको देता हूँ, कई बार सुनाया मैंने। एक इंजीनियरिंग ड्राइंग सब्जेक्ट होता फर्स्ट ईयर में। तो एक हमारे साथ स्टूडेंट था, NIT कुरुक्षेत्र की बात है, वहाँ मैं पढ़ता था। तो वो 3-4 बार उसको सप्लीज आ गई थी, कई बार वो पास ही नहीं होता था। तो एक, मैं 3rd ईयर में था, तो एक जूनियर स्टूडेंट मेरे पास आया, सर मुझे थोड़ा सा इंजीनियरिंग ड्राइंग बताओ। तो मैं अभी बताता, उससे पहले वो लड़का बोला, इनसे क्या पूछते हो, मेरे से पूछो, 4 बार में क्लियर किए। 4थी बार क्लियर किया। आई हैव मोर एक्सपीरियंस, आई हैव मोर नॉलेज। और सचमुच मैं तो भूल गया था 3rd ईयर तक, मुझे क्या याद है क्या क्या था, उसको याद था। तो ये फर्क होता है। डरना नहीं है फेलियर से, क्योंकि कोई भी फेलियर इज नेवर फाइनल, सक्सेस इज नेवर एंडिंग। और हर एक फेलियर से हम कुछ ना कुछ सीखते हैं। दूसरा डर हमारा रहता है कि कहीं हमसे कोई गलती ना हो जाए। नया काम करेंगे तो गलतियां तो होती है इंसान से। और गलतियां किससे होती हैं? आइंस्टीन ने कहा गलतियां वही करता है जो कुछ नया करता है। जो वही कर रहा है वो क्या गलती करेगा? इसलिए गलतियों से घबराओ मत। गलतियां होंगी, बट नेवर रिपीट योर मिस्टेक्स ट्वाइस। दूसरी बार गलती करना मूर्खता है। तो डरना नहीं है गलतियों से। और तीसरा डर हमारा रहता है रिस्क। हम रिस्क लेने से डरते हैं, जोखिम उठाने से डरते हैं। खतरों के खिलाड़ी नहीं बनना चाहते हम, लेकिन क्रिएटिव और इनोवेटिव बनने के लिए रिस्क लेनी पड़ती है। नो रिस्क नो रिवार्ड। यहाँ 3 फोटो आपको दिखाए गए हैं। सबसे पहले दिखाया हुआ है क्रिस्टोफर कोलंबस। 1492 जब वो व्यक्ति स्पेन से चला भारत की खोज में, और पहुंच कहाँ गया? अमेरिका पहुंच गया। 3 नाव थी, कुछ पता नहीं था कहाँ दुनिया है, दुनिया गोल है या चपटी है, कोई पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे। 2 महीने सफ़र किया, डरा नहीं। 90 लोग और थे साथ में। रिस्क ली, और उस रिस्क का रिवार्ड मिला कि पूरा यूरोप अमेरिका से जुड़ गया, बिजनेस स्टार्ट हुआ, और दुनिया धीरे धीरे एक दूसरे को जानने लगी। सेकंड एग्जाम्पल, यूरी गार्गिन, इनका नाम आपने सुना होगा। 1961 अगर ये व्यक्ति ऊपर नहीं जाता, रशिया का ये अंतरिक्ष यात्री सबसे पहले दुनिया अंतरिक्ष में, स्पेस में गया। और कितना जोखिम था पता है? आज उस सैटेलाइट और आज उन रॉकेट्स और उस स्पेस क्राफ्ट को कोई देखेगा ना, कोई हिम्मत नहीं करेगा कि इसमें जाएंगे ऊपर, वापस तो आएंगे ही नहीं। फिर भी हो गया, और आज स्पेस युग की शुरुआत उस व्यक्ति के द्वारा हुई। एक लेटेस्ट एग्जांपल, मार्क ज़ुकरबर्ग, ये नाम तो आप सुनते होंगे। 20 साल का नौजवान 2004 में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ते हुए कॉलेज में उसे लाया कि मैं कुछ नया करूं, फेसबुक बना दी। कितना बड़ा रिस्क। उसने कहा कुछ नहीं होगा, उसने कैंपस में लोगों को कनेक्ट कर दिया। धीरे धीरे वो कनेक्टिविटी इतनी बड़ी हो गई कि नई टेलीकम्युनिकेशन रेवोल्यूशन। कैसे लोग 24 घंटे आप भी बैठे रहते फेसबुक पे। तो क्रिएटिवनेस थी ना, 20 साल का लड़का। तो क्रिएटिव हमें होना पड़ता है। और लास्ट फियर है हमारा कि लोग क्या कहेंगे, कहीं क्रिटिसाइज तो ना हो जाए, कहीं लोग हंसें तो नहीं। नेगेटिव कमेंट से हम डरते हैं। हम इतनी बात याद रखें कि दुनिया का सबसे बड़ा रोग आखिर क्या कहेंगे
लोगों का काम है कहना। आप अपनी धुन में जो आता है अच्छा करते जाओ, लोगों की परवाह नहीं करो। क्रिटिसिज्म तो हर अच्छी चीज का होता है, एक्सेप्ट दैट क्रिटिसिज्म। नैरो माइंडेडनेस मीन्स वी आर नॉट ओपन माइंडेड। हम उसी धुरी पे चल रहे हैं जिस पे अब तक चलते आए। हम नया सीखना नहीं चाहते, नया कुछ करना नहीं चाहते। वो नैरो माइंडेडनेस जो है आदमी की, वो उसके लिए प्रॉब्लम करती है। कहते हैं लॉजिक विल टेक यू फ्रॉम ए पॉइंट टू बी पॉइंट, बट क्रिएटिविटी के लिए क्या चाहिए? इमेजिनेशन। और इमेजिनेशन आपको लिए हजारों रास्ते खोल देती है, हजारों ऑप्शंस, हजारों आइडियाज़। और आपकी इसके लिए एक छोटी सी शर्त है कि आपको रिसेप्टिव होना पड़ेगा, ओपन होना पड़ेगा न्यू आइडियाज़ के लिए, नई इन्फॉर्मेशन के लिए और नई चीज़ों के लिए। जैसे आप सब यहाँ आए, बहुत से लोगों ने कहा अरे क्या जाओगे वहाँ, सब वही होता है, सब बाबा जी एक ही ज्ञान देते हैं, कुछ कहा होगा लोगों ने आपको। पर आपने सोचा क्यों ना हम जाएं कि देखें क्या ज्ञान है, क्या सुनाते हैं। तो आप कैसे हैं? ओपन माइंडेड हैं। तो ओपन माइंडेड हैं तो आप एक बहुत बड़ी संस्था के साथ जुड़ रहे हैं। आपको इतनी बड़ी एक्सपोजर यहाँ मिल रहा है, बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। कंपैरिजन भी आप जानते हैं। आप में से कौन कौन तुलना करता है कि मैंने ये काम किया, उसने मेरे से अच्छा तो नहीं कर दिया कहीं? अगर उसने मेरे से अच्छा कर दिया तो मैं डिप्रेशन में चला गया, और मैंने उससे अच्छा कर दिया तो मुझे ईगो आ गया। तो कंपैरिजन बोथ साइड रॉन्ग होता है। हमें दूसरे की क्रिएटिव जर्नी का कोई आइडिया ही नहीं है। उसने कहाँ से जर्नी शुरू की, मैंने कहाँ से। जब हमारा स्टार्टिंग पॉइंट एक नहीं है तो फिर साथ वाले पॉइंट और एंडिंग पॉइंट कैसे एक साथ हो सकते, एक जैसे हो सकते? तो हमें कभी दूसरे से तुलना नहीं करनी है। हम अपने में यूनिक पीस है। हम दुनिया के, भगवान ने जब बनाई ना दुनिया, हमें सबसे अच्छा बनाया, यूनिक बनाया, और औरों को भी अच्छा बनाया। दोनों चीज़ें हैं, हम भी अच्छे हैं और दुनिया का हर व्यक्ति अपनी जगह सही है। इसलिए हमें अपनी और दूसरों की गुडनेस को ऑलवेज एप्रिशिएट करना है। हमें दूसरों की जर्नी का जब आइडिया ही नहीं है तो फिर हम उनके बारे में क्यों सोचें। चौथा, ये आप सब करते हैं, मैं भी करता हूँ, यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। डिजिटल वर्ल्ड, 24 घंटे मोबाइल, टीवी। पहले तो टीवी के लिए लोग कहते थे, क्या कहते थे टीवी के लिए? इडियट बॉक्स। अब तो टीवी तो बहुत छोटा सा इडियट बॉक्स है। सबसे बड़ा तो स्मार्टफोन जो 24 घंटे और हम देखते रहते हैं। कोई देखते नहीं दूसरे से। मैंने देखा कोई बात ही नहीं करता। कोई वेटिंग भी कर रहा हो ना कहीं पर, एक दूसरे का इंतजार पे, बात ही कर लो, कौन बैठा है साथ में, वो अपने में मस्त है। क्यों? ये है एडिक्शन। और इससे हमें लगता है कि हम दुनिया से जुड़ रहे हैं, दुनिया की नॉलेज मिल रही है, इन्फॉर्मेशन मिल रही है, लेकिन आपकी कहाँ गई? वो तो आप दुनिया से ले रहे हो, दुनिया की क्रिएटिविटी, दुनिया के वीडियो देख रहे हो, दुनिया के चीज़ें पढ़ रहे हो, पर आपकी कहाँ गई? आप तो खो गए। आपके अपनी चीज़ कहीं नहीं है। इसलिए कहा कि दुनिया का सबसे बड़ा चैलेंज ये नहीं है कि कंप्यूटर आदमी की तरह सोचने लग जाएंगे। सबसे बड़ा खतरा ये है कि एक दिन आदमी कंप्यूटर की तरह सोचने लग जाएगा। जो वो सिखाया जाएगा वही उसको सही लगेगा, वही उसको। और मेन है कि हम वो एक्टिविटी जो हमें स्टिमुलेट करती हैं, क्रिएटिविटी कुछ करती होंगी ना जिनसे क्रिएटिविटी बढ़ती है, तो वहाँ हम टाइम ही नहीं दे पाएंगे। जैसे रीडिंग है, राइटिंग है, बाहर अच्छी जगह घूमना है, नेचर के साथ टाइम स्पेंड करना है, पेंटिंग करनी है, जहाँ से क्रिएटिविटी बढ़ती है, वो चीज़ों के लिए हमारे पास टाइम ही नहीं है। ये भी बहुत बड़ा कारण है। लैक ऑफ इंटरेस्ट, इंडिफरेंस मीन्स लैक ऑफ इंटरेस्ट। आपकी क्यूरियोसिटी अगर नहीं है, कहते इन्वेंशन, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन एंड क्यूरियोसिटी इज द फादर ऑफ इन्वेंशन। जब तक आपके अंदर जिज्ञासा नहीं होगी, व्हाट, वाई, व्हेन, वेयर, जो भाई जी ने बताया, मेडिटेशन में नहीं लगाना होता हो तो मन शांत नहीं होएगा। लेकिन जब आपने कोई क्रिएटिव चीज़ करनी है तो वहाँ पर वो क्वेश्चन अगर आप रेज करेंगे तो आपकी क्यूरियोसिटी बढ़ेगी। छोटे बच्चे देखे होंगे आप, क्यों क्रिएटिव होते हैं? छोटे बच्चे क्यों क्रिएटिव होते हैं? क्योंकि वो हर चीज़ पूछते हैं, पापा ये क्या है, ये क्या है, वो क्या दिख रहा है, ऐसा क्यों होता है। जो क्वेश्चन आपने कभी सोचे नहीं होते ना,
वो क्वेश्चन वो पूछता है और आपको लगता है यार कौन सा जवाब दूं, जवाब तो मुझे भी नहीं आता। होता है ना हम सबके साथ ऐसा, लेकिन वो पूछता है। तो वही क्यूरियोसिटी जब हमारे अंदर पैदा होगी, जानने की इच्छा होगी, तो नेचुरली हमारी क्रिएटिविटी बढ़ेगी। और एक चीज़ है जो किल करती है क्रिएटिविटी को, वो है हमारा परफेक्शनिज्म। हम जब ज़्यादा ही परफेक्ट बनने की कोशिश करते हैं ना, आपको पता है इस दुनिया में कोई भी चीज़ पर फुल परफेक्ट नहीं होती, कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं है, कुछ ना कुछ कमी हर चीज़ में होती है। तो हमें इस चीज़ को एक्सेप्ट करना है। अगर नहीं करेंगे तो जब परफेक्शन नहीं आएगी आपकी क्रिएटिविटी में, आप उदास होते रहेंगे, निराशा से घिर जाएंगे और आपको समस्या आएगी। लास्ट में हम पहुंच गए, क्योंकि आप सबका टाइम हो रहा है, वो है स्ट्रेस, टेंशन। टेंशन तो नहीं लेते आप लोग काम की, बच्चों की, यहाँ से जाने की टेंशन तो नहीं हो रही अब? तो जब आप खुश होते हैं ना तो क्रिएटिविटी बढ़ती है, और जब आप उदास, परेशान, हताश होंगे, क्रिएटिविटी ख़त्म होगी। और एक चीज़ के साथ मैं आपका अपना ये लेक्चर समाप्त करता हूँ, जो आपको बड़ी मदद करेगी लास्ट में, कि जो मेडिटेशन आप हर सेशन में सीख रहे हैं, तो वो हमारी क्रिएटिविटी को बढ़ाती है, क्योंकि उससे हमारी रिलैक्सेशन ऑफ माइंड बढ़ता है। तो मेडिटेशन में जैसे भाई जी ने कहा ना, बी कॉम तो बहुत लोग होते हैं, पर बी काम बनना वो हम मेडिटेशन से सीखते हैं। एक सेशन शाम का दोबारा मेडिटेशन का है, उसमें दोबारा आपसे मुलाकात होगी। तो लास्ट में मैं यही कहूँगा, जीतेंगे हम ये खुद से वादा करो, जीतेंगे हम ये खुद से वादा करो, कोशिश हमेशा ज़्यादा करो। किस्मत भी रूठे पर हिम्मत ना टूटे, मजबूत इतना इरादा करो। थैंक यू वेरी मच। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद ओंकार भाई, आपने इस टॉपिक को क्लियर किया, क्रिएटिविटी क्या है, इनोवेशंस क्या है, और इसको अपने अंदर लाने के लिए, सदा कायम रखने के लिए हमें किन किन बातों को ख़त्म करना है। जैसे कि आपने फियर बताया, और भी बहुत सारी बातें बताई। और सबसे बड़ी बात यही है कि हमें क्रिएटिविटी अपने अंदर लानी है, हमें क्रिएटिव बनना है, तो हमें खुश रहना है। तो आप खुश रहते हैं। अगर आप अभी भी खुश नहीं हैं, अगर कोई किसी के जीवन में भी, चलिए 2 दिन पिछले का जो हो गया वो ख़त्म करिए, 2 दिन से आप कोई ऐसे हैं जो खुश नहीं हैं, हाथ उठाएं। अच्छा, सभी हैं, बहुत अच्छा, अपने लिए ज़ोरदार ताली बजाइए। खुश रहना हमारे लिए बहुत बड़ी चीज़ है, खुशी जैसी खुराक नहीं है, है ना। खुशी एक बहुत बड़ी टॉनिक है जो हमारे अंदर, शरीर और मन के अंदर एनर्जी क्रिएट करती रहती है। हमें खुश रहना है और हमें स्माइल करना है, यही चीज़ आपको ले करके जाना है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद ओंकार भाई। और उसके बाद में हमारे गेस्ट हैं एक्सपीरियंस सुनाने के लिए डॉक्टर शिव प्रसाद। आप फैकल्टी मेंबर हैं, अदानी इंस्टीट्यूट इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट अहमदाबाद से आए हैं। आपने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पीएचडी किया है आपने, और सिम्बोसिस इंस्टीट्यूट ऑफ ऑपरेशंस मैनेजमेंट में कार्य किया है। आपने सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के कई सारे इंस्टीट्यूशन में विजिटिंग फैकल्टी के रूप में कार्य करते हैं। आपने नेशनल इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में पेपर्स प्रेजेंट किया है। यूके, सिंगापुर, कई सारे और भी देशों में आपने भ्रमण किया है। आपसे निवेदन है आप अपना एक्सपीरियंस शॉर्ट में सुनाएंगे। शिव प्रसाद जी। ओम शांति। अनुभव सुनाने के लिए दीदी ने मुझे 5 मिनट का वक्त दिया है, तो उसके अंदर मैं ये अनुभव जहाँ तक हो सके मैं सुनाऊंगा। मुझे याद है 1978 की बात है, तो मेरे मम्मी ज्ञान में आई। मेरे फादर तो माइनिंग इंजीनियर थे और आईटी बीएचयू के पढ़े हुए थे। तो उस समय मेरे मम्मी मेरे फादर का, माना आप सोच सकते कि रोज़ नॉनवेज खाना और
वो एक ट्रेडिशन था हमारी फैमिली। और तो पर मम्मी जैसे वेजिटेरियन बन गई तो फिर मेरे को भी लगा कि मेरे को भी वेजिटेरियन बनना है। तो मैं 4 साल की उम्र में मैं वेजिटेरियन बना। तो फिर मेरे पापा 5 साल के बाद फिर वो भी वेजिटेरियन बन गए। फिर मैंने देखा उनके चेहरे और चलन में जो चेंजेस आए, जो उनकी एंगर्स कम होते गए। तो मुझे बचपन से एक था कि मेरे मम्मी, कभी मैंने मम्मी को कहीं किसी भी कार्य में सेकंड होते हुए देखा नहीं। चाहे कोई स्पोर्ट्स खेलती है, चाहे कोई भी, और जैसे चेयर्स का गेम होता है, ईयर्स आफ्टर ईयर मैंने देखा वो फर्स्ट ही होती है हर बातों में। तो फिर मुझे एक फर्स्ट होने का बहुत क्रेज़ था। तो मैं कभी ना मैथ्स, ना कभी कोई हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कोई भी सब्जेक्ट में मैंने कभी 10th तक मैंने कभी सेकंड नहीं हुआ। तो मुझे वो जो था कि मुझे फर्स्ट होना है। पर मैं ज्ञान में 1985 में मैं माउंट आबू आया, फिर बाबा मिलन हुआ। पर मुझे समझ में नहीं आता था कि काम क्या, विकार है, एक मोह क्या है, और उन बातों की कुछ आइडिया इतना था नहीं। तो हम थे ज्ञान में, पर ज्ञान के बहुत कुछ हमें इतना पता नहीं था कि मेडिटेशन क्यों करें, और कोई ज़रूरी हमने कभी समझा नहीं कि मेडिटेशन करना भी पड़ेगा, क्योंकि हर बात ठीक चल रही थी। तो जैसे हम कॉलेज आए तो कॉलेज में देखा कि हर कोई, है ना, माना जैसे आप स्कूल्स में होते हो, घर में होते हो, डिसिप्लिन लाइफ है। कॉलेज में आ जाते तो आप देखो कि रात 9 बजे शाम शुरू होता है, सुबह 3-4 बजे तक गप्पे मारते। फिर हर रोज हम सुबह उठ के अपने अंदर यही प्रतिज्ञा कर लेती कि नेक्स्ट डे पढ़ाई करेंगे। और सभी अच्छे स्टूडेंट्स होते तो किसी को बोल भी नहीं पाते, तो कोई बोल देगा कि यार भाई तुम तो बहुत पढ़ंकर है। तो फिर हम इस तरह से चलता गया। 1 साल हो गए, सेकेंड ईयर आ गया, और अचानक हमने एग्ज़ाम आने लगा और इंजीनियरिंग की तैयारी भी चालू हो गई हमारी तब तक। तो उस समय मुझे समझ में आया कि अगर ये मेडिटेशन लाइफ ना करो तो ये ज़िंदगी जो है ये कहाँ लेके जाएगा उसकी कोई पता नहीं। कईयों ने सिगरेट शुरू किया, कई फिर दारू शुरू किए, कई गंदे पिक्चर देखना शुरू किए, और मैं अकेला होता गया। और धीरे धीरे मुझे समझ में लगा, मुझे भी कुछ गलत सपने आने लगे। फिर मेडिटेशन का फीलिंग, हाँ कहीं मैंने पुस्तक पढ़ा थी, आप उसका समाधान ये था कि आप सिर्फ परमात्मा ज्योति बिंदु को आप याद करो। फिर धीरे धीरे मेडिटेशन शुरू किया। बारी मैंने तो बोला हमारे घर में ही वो लाइट है, मेडिटेशन है। तो मेरा पहला अनुभव जो क्रिएटिविटी का मैं आपको बताता हूँ। तो मैं पहले 14-15 घंटा पढ़ाई करता था, जो रेगुलर, जो 10th और स्टैंडर्ड्स में। तो फिर लेकिन जैसे ये 12th आता गया, हम काफ़ी डिस्टर्ब रहे, भोजन की, नींद की। तो फिर जैसे एग्ज़ाम आया, मुझे याद है कि मैं 3rd क्लास पाऊंगा, मैं गारंटेड था, मैं 100% में, मुझे और कोई तरीका था नहीं। पर जैसे मैंने मेडिटेशन चालू किया, इतनी वो पावर था। मुझे याद है पूरी 6 महीने की जो पुस्तक हमें लगते थे मेहनत करने में, वो 3-4 दिन में हम ख़त्म कर देते थे। क्योंकि मेडिटेट करो पढ़ाई करो, मेडिटेट करो पढ़ाई करो, देयर इज़ नो लीकेजेस इन द माइंड। और एग्ज़ाम के पहले दिन में सारे कोर्स कंप्लीट करना, फिर भी उस ज़माने में 70-80% लाना एक अपने आप में बड़ी बात थी। और हम एनी हाउ फर्स्ट क्लास लेके हम गए फिजिक्स ऑनर्स पढ़ने। तो मेरे फादर ने बता दिया कि बेटा तुम इंजीनियरिंग करना मत, क्योंकि वो खुद इंजीनियर थे, इंजीनियरिंग का बहुत मेहनत लगता है, तुम प्रोफेसर बनना। फिर मैंने जो फिजिक्स ऑनर्स किया, फिजिक्स ऑनर्स में मेरे एग्ज़ाम जब हुए तो मैं ही फर्स्ट क्लास था, मेरे ही 2nd क्लास आ गए, बाकी सब कोई 75% और कुछ, क्योंकि एक दुविधा था, NIT करे, IIT करे, फिजिक्स ऑनर्स करे, उस दुविधा में समय बीत गए। और सबसे बड़ी बात हो गई कि अनसर्टनिटी, चीटिंग बहुत हुआ, जिस चीटिंग के कारण जो हमने तो चीटिंग किया नहीं। तो मुझे याद है मेरे को 100 से 6 मार्क आ गए मैथ्स में, और एक में 54, तो मैंने तो पास हो गया। और बाकी तो इस तरह से जैसे मैं मधुबन आया, उसके बाद बाबा ने बताया कि देखो बच्चे, भाग्य विधाता स्वयं तुम्हारा बाप है, हाँ स्वयं भगवान तुम्हारा बाप भाग्य विधाता है, तो भाग्य तुम्हें नहीं देगा तो किसको देगा। तो ये जो बातें जब आए मेरे, तो मैं बोला अभी 2nd क्लास है, 6 मार्क है, वो लड़का करेगा क्या, कुछ नहीं कर सकता उसके लाइफ में।
तो बहुत सारा फिर मैं आईएएस की तैयारी के लिए आ गया। मेरे बोला अभी मधुबन में मुझे समर्पित हो जाना है और कुछ करना नहीं है, बस यही मेरा लास्ट डिसीजन है। फिर मम्मी को लेके फिर मैं मधुबन आ गया समर्पित होने किसी भी तरह से। फिर मैं जगदीश भाई साहब से दिल्ली में मिला। भाई साहब बताए कि नहीं, आपको अगर सेवा करना है तो पढ़ाई ही सेवा है, आप पढ़ो, आपकी पढ़ाई ही सेवा है। फिर मैंने दोबारा तीसरी बार चौथी बार ऐसे भाई साहब से भिन्न भिन्न तरह से युक्ति करते गया। फिर बोले नहीं, पढ़ाई सेवा है, आप अगर पढ़ोगे तो आप मेहनत करोगे, एक बार मेहनत करो आप मेरे जैसे बन जाओगे। फिर मैंने उसके बाद मेरे एक एक्सीडेंट हुआ। एक्सीडेंट में जब बनारस में था तो कोई भी साथ में था नहीं, तो मैं अकेला था, ना मोबाइल था। तो उस समय वो एक्सीडेंट में एक लाइन था जिसने मेरी ज़िंदगी बदल दिया कि ये चींटी है और ये चींटी है, इसको सोच सोच के तुम हाथी ना बनाओ, और ये मेहमान ही, ये आएगा और चला भी जाएगा। फिर मैंने पीजीडीएम किया। तो उस समय पढ़ाई सेवा है, पढ़ाई सेवा है, कौन सी सेवा है ऐसे पढ़ाई से होने वाला है। तो मैंने जैसे मैनेजमेंट किया तो मुझे फिर वो जो क्रिएटिविटी, जो इनोवेशन का थॉट्स है, तो हमें लगा कि रौरकेला में हम 8 भाई बहनें बच गए थे और बाकी कुछ कहाँ कैसे भटक गए थे। और रौरकेला इतना बड़े स्टील प्लांट था, कुछ सेवा हुआ भी नहीं था, तो करे क्या, किस तरह से करे। तो फिर हमने ये पढ़ाई सेवा का, मैं स्कूल में मुझे कॉलेज का मुझे याद है, वो साइकिल लेके फिर हम कभी मैनेजिंग डायरेक्टर के पास जाते थे, फिर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के पास जाते थे, हमें सेवा करना है। तो हमने काफ़ी उसमें काफ़ी ये जो इनोवेशन है, क्रिएटिविटी है, काफ़ी यूज़ किया और हमने काफ़ी मैनेजमेंट की सारी टेक्निक्स से वो सारे अप्लाई किया। और हमने हेल्थ मेला किया, उसमें 50,000 लोग आए, 2,500 लोगों ने कोर्स किया। हम 8 भाई बहनें कुछ मुश्किल में थे, उससे 500 भाई बहनें रेगुलर क्लासेस के लिए आए। फिर वहाँ सेंटर और सेक्टर्स हर जगह सेवा शुरू हो गए। तो ये मेरा पहला एक्सपेरिमेंट था। फिर मेरे को जॉब लगा गुजरात में, मेरा ट्रैवलिंग जॉब था, मेरे दिन में 100-150 किलोमीटर ट्रैवल करना, और मैं कभी भी बाहर भोजन नहीं खाता था, क्योंकि मैं 91 से मैंने प्रतिज्ञा कर लिया था, नहीं बाहर मुझे खाना ही नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए, किसी भी हालत में। कभी सलाद पे, कभी जूस पे, कभी आपने भोजन बनाया, किसी भी तरह से। फिर 90 जैसे अर्थक्वेक हुए तो फिर वो एक अनसर्टनिटी आ गया, तो लोगों को फिर एक डर हो गया कि किस तरह से आगे का चलेगा बिजनेस, क्या होगा। उससे पहले मैंने मन बना लिया था, नहीं आगे की हायर स्टडी करना है। तो फिर मैंने अपनी जो कंप्यूटर्स के सारे कोर्स किए, जावा, एडवांस जावा, सी प्लस। फिर उसके बाद मैंने जैसे सितंबर 11 का अटैक आया तो मैं आया मुंबई। तो मुंबई में देखा कि अभी तो कुछ होने वाला नहीं, वहाँ जॉब भी नहीं था। बोल रहे अरे अभी तो जॉब से निकाले जा रहे, तुमको कौन जॉब में लेने वाला है। तो फिर उस समय मुझे याद है मुंबई में काफ़ी थोड़ा स्ट्रगल रहा। फिर मैंने सोचा अभी मैं पीएचडी का रजिस्ट्रेशन शुरू करूँ। फिर मेरे दिमाग में एक प्रपोजल था। जब मुझे याद है ग्रेजुएशन के टाइम में मैंने एक बुक पढ़ा हुआ था, साइंटिस्ट 100 लाइफ ऑफ द 100 साइंटिस्ट। कभी मैंने पढ़ा थॉमस अल्वा एडिसन का पढ़ा, फिर मैंने आइंस्टाइन का पढ़ा, फिर मैंने निकोला टेस्ला का पढ़ा, फिर जेन बायड का पढ़ा, फिर अपना। तो ये इन सब के पढ़ने के बाद मुझे समझ में आया कि पढ़ाई तो चाहिए, पर ये लोग बिना पढ़े भी बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट बन गए। तो मुझे लगा चलो भाई मैं भी रिसर्च करूँ, पीएचडी करूँ। तो पीएचडी के लिए मुझे एक थॉट्स आया कि एंट्रोपी और इंफॉर्मेशन, जितनी वर्ल्ड में डिसऑर्डर बढ़ते जाता है तो उसके साथ साथ इंफॉर्मेशन डिलीट होते जाते हैं वर्ल्ड के। तो एंट्रोपी और इंफॉर्मेशन को कनेक्ट करके मैंने पहले पीएचडी प्रपोजल बनाया, पर वो धीरे धीरे मेरा पीजीडीएम होने के कारण वो हुआ नहीं। बाद में धीरे धीरे मैंने आईआईटी के भी पीएचडी सारे क्वालिफाई कर लिए, पर वो पीजीडीएम था बोल के उन्होंने एडमिशन दिए नहीं। फिर मैंने आईमा एमयू से पीएचडी किया, थोड़े शॉर्ट में सुनाऊंगा। फिर बाद में मुझे चिकागो जाने के लिए एक कॉन्फ्रेंस था, मुझे उस पेपर सिलेक्ट हुए वहाँ के। फिर मैंने फिर वहाँ के नोबेल अवार्डी जो था रिचर्ड थैलर, जो नोबेल अवार्डी बिहेवियरल फाइनेंस के, मेरे उस एरिया का पीएचडी था, मैंने उनको लेटर लिखा, बोले कि आप आओ, पर मैं उस समय जापान में रहूँगा, पर आप कॉन्फ्रेंस ज़रूर अटेंड करो। तो फिर उस समय हमने बिहेवियरल फाइनेंस चिकागो कॉन्फ्रेंस में इंटरनेशनल, मेरे पूरी कॉन्फ्रेंस मेरे स्पॉन्सर्ड थे यूनिवर्सिटी से, और मेरे जाने आने वहाँ जो कि काफ़ी डिफ़िकल्ट थे, 1000 फैकल्टी थे उसमें। फिर पर मैं आपको ये बोलूँ, मैंने जब पीएचडी किया
मैंने कभी भी ना कभी ब्रह्मा कुमारी के क्लास मिस किया मैंने, ना कभी मैंने अमृत वेला मिस किया, ना कभी मैं सुबह शाम के जो ब्रह्मा कुमारी के कोर्स करवाने होते थे, जो सेवा था, ना कभी मैंने कोई भी किसी भी तरह से कुछ भी मिस नहीं किया। आप मानोगे नहीं, जब मैंने कन्वोकेशन दिल्ली में गए, मेरे कन्वोकेशन हुआ पीएचडी का, तो हम 75 थे जो मेंबर्स, उसमें कई गूगल के थे, इंटेल के थे, बहुत बड़े बड़े लोग थे। पर जब कन्वोकेशन हुआ तो कन्वोकेशन में हम 2 ही बचे थे, जबकि जो पीएचडी कंप्लीट कर पाए बाकी कईयों के वो बीच दरिया में और बीच चीए में उनके नाव फंस गए। तो मैं लास्ट में यही बोलूँगा कि बाबा जो आप कई बार हमें लगता है कि नहीं कि अगर हमें पीएचडी करना है या पढ़ाई करना है तो ये मेडिटेशन स्पिरिचुअलिटी और उसमें टाइम वेस्ट करने से बेटा कर नहीं पाएंगे, ये बात नहीं है। क्योंकि थिंकिंग क्लियरली इज मोर इम्पॉर्टेंट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट देन थिंकिंग इंटेंसली। आप बहुत सोचते हो, ओवर थिंकिंग करते हो, पीएचडी नेगेटिव रास्ते में चले जाता है, आपके गाइड से झगड़े हो जाते और आपके काम बिगड़ जाते। आप जितनी हम्बल रहते हो, जितनी कम सोचते हो, जितनी क्लियर सोचते हो, इतनी आपकी काम इजी होते जाता है। तो मैं सिम्बियोसिस में करीबन 7 कॉलेजेस में पढ़ाता था। अभी मैं अदानी में आया हूँ, कई बार एयरपोर्ट के सारे ऑफिसर्स उनके ट्रेनिंग करवाता हूँ, कभी कोई बड़े प्रोग्राम्स में एमडी पे करवाता हूँ। बट मैं सारे जो ये श्रेय दूंगा, जो 6 मार्क्स रखा था लड़का, वो 6 मार्क रखने वाले लड़का आज मैंने कई आईआईटी एमटेक को मैंने जैसे ऑपरेशंस मैनेजमेंट में हमारे स्टूडेंट्स होते थे, वो आईआईटी के एमटेक किए हुए होते थे, एनआईटीज के गोल्ड मेडलिस्ट होते थे। प्लीज शॉर्ट करिए क्योंकि टाइम तो भी हो रहा है। इस तरह से हमारे जयंती दीदी का भी कराना है, 15 मिनट्स का वीडियो है जी। ओम शांति। तो इस तरह से ये मेरे अनुभव रहा। मैं थैंक यू, आपने बहुत मुझे बहुत धन्यवाद है पारी साहब का, आपने बहुत अच्छी बातें सुनाई हमारे सामने। अभी हमें बहुत समय से इंतज़ार था जो हमारी आदरणीय जयंती दीदी, जो हमारे एडिशनल चीफ है ब्रह्मा कुमारीज़ के, आप लंदन बेस्ड हैं, वो अपना इंस्पिरेशंस हमें ऑनलाइन के थ्रू दे देंगे। आप बचपन से ही, जयंती दीदी हमारे बचपन से ही ब्रह्मा कुमारी से जुड़े हैं। वर्तमान समय वो ब्रह्मा कुमारीज़ के एडिशनल चीफ हैं। आप ब्रह्मा कुमारीज़ के जो हमारे पूर्व चीफ जो दादी जानकी जी हैं, उनके अंग संग रहे हैं। ब्रह्मा कुमारीज़ में आपको बहुत प्यार से सभी फ्लाइंग एंजिल के रूप में आपको कहते हैं। आप बहुत सॉफ्ट स्पीकर हैं और बहुत अच्छे प्रशासक हैं। आज के समय के लिए दीदी जी का कहा जाता है, The only thing that's certain is change. मतलब कि कितना भी आप सोचो कि किस बात का भरोसा हम रख सकते, परंतु सचमुच बात तो ऐसे है कि हर बात में परिवर्तन होता ही रहता। सिंपल बातें हैं, ट्रेन का टाइम टेबल, हम सोचे कि उस अनुसार गाड़ी चलेंगे, परंतु कोई भी समय उसमें चेंज हो सकता, कभी कैंसिल हो सकता, कभी कुछ बात आ गई, कभी कुछ डिले होता, परंतु ये तो एक गारंटी ही है कि कुछ चेंज आना संभव है। तो इतनी आजकल के समय अनसर्टनिटीज चल रही है, क्योंकि जो फाउंडेशन था मानव सिविलाइजेशन का, वो था वैल्यूज़, और जब वो वैल्यूज़ खिसक जाते हैं तो फिर फाउंडेशन के बगैर जो बिल्डिंग इमारत होती वो कहाँ तक स्टेबल चल सकती। तो आप एक एक बात को देखें, पॉलिटिक्स को देखें, इकोनॉमी को देखें, फैमिली लाइफ को देखें, रिलीजन को देखें, साइंस को देखें, जो बातों में वैल्यूज़ का आधार चाहिए वो वैल्यूज़ जैसे कि चली गई हैं। तो इस कारण से कोई भी बात की सर्टेनिटी नहीं होती। आज संबंध बहुत अच्छा है, कल वो संबंध उसी प्रकार से चलेगा, चाहे बाप बेटे का संबंध हो, चाहे पति पत्नी का संबंध हो, कोई प्रकार का भी संबंध, कोई उसमें विश्वास हम नहीं रख सकते कि सदा इसी तरह से ही चलेगा। परंतु ऐसे भी नहीं कि
ये सब अनसर्टनिटीज़ देख करके हम किसी बात में विश्वास ना रखें, फिर तो जीवन जीना ही बेकार हो जाता। परंतु किस बात में हमें विश्वास रखना है वो थोड़ा हम देखें। अनसर्टनिटीज़ है बाहर के हिसाब से, मेरे अंदर के संसार में किस प्रकार की सर्टेनिटी मुझे चाहिए। मुझे चाहिए एक तो विश्वास खुद के अंदर, दूसरा मुझे चाहिए विश्वास भगवान में, और तीसरा मुझे विश्वास चाहिए इस सृष्टि नाटक के लिए। खुद में विश्वास रखना वो भी कोई सहज नहीं होता, परंतु अपने में विश्वास को बढ़ाने के लिए, अपने अंदर वो स्टेबिलिटी धारण करने के लिए जितना जितना हम परमात्मा की आज्ञा अनुसार अपने जीवन को चलाते हैं, उतना अपन में भी विश्वास बैठता जाता। आप देखेंगे कि मानव जीवन में यदि अपनी स्वमान की स्थिति है तो फिर कुछ स्टेबिलिटी उसके जीवन में होती, और स्वमान का कनेक्शन है हमारा अपने आंतरिक वैल्यूज़ के अनुसार। परमात्मा की जो आज्ञा है वो है अपने जीवन के वैल्यूज़ के संबंध से, चाहे सच्चाई कहें, चाहे उसमें प्यार कहें, चाहे उसमें हम निम्रता कहें, कोई भी जो भी परमात्मा हमें गुण सिखाते हैं वो सब वैल्यूज़ है आत्मा के फाउंडेशन, अपनी स्वमान की स्थिति बनाने के लिए। और यदि आज मैंने कुछ कॉन्ट्रडिक्टरी काम किया शब्दों द्वारा, कर्म द्वारा, तो फिर उसमें हमारा खुद का अपन में विश्वास टूट जाता। और जब तक कि हम फिर से अपने को वापस उस पट्टे पर लाएं जिसमें उन वैल्यूज़ को परमात्मा की आज्ञा अनुसार हम फिर से वो अपने जीवन में धारण करते चलें, तो जितना हम परमात्मा की आज्ञा अनुसार अपने विवेक के आधार पर वैल्यूज़ को जीवन में लाते हैं, तो हमारे जीवन में वो स्वमान की स्टेबिलिटी आती। तो बाहर कितना भी अनसर्टेनिटी हो, कितना भी तूफान हो, मुझे अपने में विश्वास है कि वैल्यूज़ के आधार पर जो मैं आज कार्य करने के निमित्त हूँ वो अच्छा ही होगा, उसमें कभी कुछ नुकसान नहीं हो सकता। और दूसरा, परमात्मा में भी बिल्कुल हमारा दृढ़ विश्वास हो। परमात्मा है सर्वशक्तिमान, और साथ ही साथ परमात्मा है दुख हरता सुख करता, और फिर साथ साथ ये भी हम कहेंगे कि परमात्मा है कल्याणकारी। तो यदि हम तीनों बातों में विश्वास रखते हैं, यहाँ सचमुच मानव जीवन में तो शक्ति कुछ होंगी कुछ नहीं होंगी, कभी आत्मा निर्बल भी हो सकती। देवताओं के लिए भी उनों की विशेषताएं अलग अलग दिखाते हैं। तो उस हिसाब से कौन है जिसमें सर्व शक्तियां हैं, वो हम कहेंगे निराकार परमपिता परमात्मा शिव। तो जब हम ये समझते हैं कि वो हमारा साथी है, जब हम अपना बुद्धि का योग उनों के साथ जोड़ते हैं, तो जो हमें सर्वशक्तिवान द्वारा हमें शक्ति प्राप्त होती है, उस हिसाब से भी हमें मालूम है कि वो हमारा साथी है और वो सदा मुझे शक्ति देने के लिए बांधेमान है। तो फिर उस हिसाब से भी मुझे बिल्कुल ये पक्का विश्वास होता कि जो बात सामने आएंगी हम उसको फेस कर सकेंगे। अनसर्टेनिटी बाहर, केओस बाहर, परंतु खुद अपनी आत्म स्मृति परमात्मा की शक्ति साथ है, तो मेरे जीवन में वो बिल्कुल मेरी स्थिति अचल अडोल निर्भय निर्वय बन करके चल सकती। और तीसरी बात हम ये सोचते हैं कि जो कुछ हो रहा है, एक तरफ से तो हम कहेंगे कि ड्रामा चल रहा है, सृष्टि नाटक चल रहा है, दूसरी तरफ से पर्सनली इंडिविजुअली हमारा जो ड्रामा चल रहा है वो है मेरे कर्मों के संबंध से। जैसे जैसे मैंने कर्म किए हैं उसका नतीजा आज मुझे देखना पड़ रहा है।
तो जब हम ये सोचते हैं कि ये बात क्यों अचानक मेरे सामने आई है, ऐसे नहीं होना चाहिए था, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। हम यही सोचे कि कुछ कारण है अवश्य, परंतु अब भी मुझे परमात्मा के ज्ञान और योग की शक्ति के आधार से हम इस बात की समाप्ति करके, समाधान करके कुछ अच्छा कार्य आगे का हो सकता। तो आज की सीन में बारिश आ रही है और बारिश नुकसान कर रही है, उसका भी कारण है। हम सब ने जो कलेक्टिव कर्म किए हैं, धरती को दुख दिया है, प्रकृति को हमने एक्सप्लॉइट किया है, हम हिंसक रहे हैं, तो उसमें जो सीन्स आ रही है प्रकृति के हिसाब से वो नीचे ऊपर की आ रही है। परंतु आज यदि हम अपने जीवन में परिवर्तन लाएं और ये सोचे कि ये सीन भी अभी आ रही है हमें ज़बरदस्त शिक्षा देने के लिए, तो उस आधार पर हम ये माने कि हाँ, आज मैं अच्छा कर्म का बीज डाल रही हूँ, आगे का उसका फल अवश्य ही बहुत मीठा निकलने वाला है। पूर्व में मैंने क्या कर्म किए हैं मुझे नहीं मालूम, परंतु ये तो मालूम ही है कि अचानक तो कुछ भी बात नहीं होती, कुछ ऐसे किया हुआ है जिसका हम रिजल्ट देख रहे हैं। There cannot be effect without a cause. तो जो कॉज था, जो कारण था, अभी हम समझ सकते हैं कि कुछ हमने ऐसे कर्म किए थे जो परमात्मा की आज्ञा के विरुद्ध थे, परंतु आज यदि मैं वैल्यूज़ के हिसाब से, परमात्मा की श्रीमत अथवा आज्ञा के हिसाब से यदि आज मैं अच्छे कर्म कर रही हूँ, तो वो बीज इतना शक्तिशाली है जो आज भी मुझे वो ताकत देता, परंतु भविष्य के लिए भी बहुत सुंदर संसार बना सकता। तो जबकि हम सब बातों के बीच में आज हम खड़े हैं, लगता है कि सागर की बहुत उथल पाथल, बहुत लहरें, बहुत गमसान हो रहा है, परंतु उस बीच में कहते हैं कि सत्य की नैया बहुत डोल सकती परंतु डूब नहीं सकती। तो सत्यता की सदा ही जय है। तो हर बात अंदर से हम शुरू करते हैं, तो पहले हम अपने आप को अंदर झांक के देखें कि आज मेरे जीवन में कौन सी वैल्यूज़ होनी चाहिए जिसकी हमें लगता है कि हमने कम ध्यान दिया है। ऐसे तो हर इंसान में कुछ न कुछ अच्छे वैल्यूज़ आज तक भी, कलयुग के अंत में भी है अवश्य, परंतु कुछ ऐसे वैल्यूज़ मिसिंग भी है ज़रूर। तो जब मैं अपने आप को शांति में, साइलेंस में अपने को देखने का मैं समय निकाल करके मैं झांक के देखती हूँ, तो फिर वो कौन सी वैल्यूज़ है जिसका हमने बिल्कुल उल्लंघन किया है, कौन सी परमात्मा की आज्ञा है जिसको हम भूल से बिल्कुल उसको छोड़ दिया है, गलत काम करने लगे हैं। तो साइलेंस में न सिर्फ शांति स्वरूप आत्मा हूँ, परंतु मैं पवित्र स्वरूप आत्मा हूँ। तो उस पवित्रता के अगेंस्ट हमने क्या क्या किया। तो यदि हम इस तरह से जांच करते रहें, कहते हैं चेक एंड चेंज, पहले तो चेकिंग चाहिए और फिर परमात्मा की शक्ति को लेकर के योग अभ्यास से हम खुद में परिवर्तन ला सकते हैं। जो कुछ भी मेरे अंदर आज कमी है, कमज़ोरी है, परमात्मा को प्यार से याद करने से, सच्ची दिल से याद करने से वो हर कमज़ोरी वो निकल सकती। जो भी कमी है परमात्मा उसमें अपना बल, अपनी शक्ति भर के हमें परिवर्तन का चांस देते हैं। तो पहले तो खुद को देखें, फिर जितना जितना हम अपने में देखते जा रहे हैं कि वो शक्ति बढ़ती जा रही है, सत्यता की शक्ति, पवित्रता की शक्ति, तो बिल्कुल हमारी नैया डूब नहीं सकती। परंतु न केवल हमारी एक अलग व्यक्ति की बात है, परंतु आज के संसार में सारे संसार की बात है। परंतु एक के परिवर्तन से अनेकों के ऊपर उसका प्रभाव
अवश्य पड़ता है। आप देखेंगे कि एक व्यक्ति का प्रभाव कितने लोगों तक पहुंचता है। मानो कि एक मदर टेरेसा थी, या एक महात्मा गांधी थे, या एक ब्रह्मा बाबा थे। उन्हों के जीवन को देख करके कितनों के जीवन में परिवर्तन आया है। तो आज मेरे जीवन के परिवर्तन द्वारा भी मैं सोचती हूँ कि अनेकों को भी आगे के लिए कुछ राह का पता चलेगा। तो खुद का विश्वास हम बढ़ाते रहें, अपनी स्टेबिलिटी को हम और आगे मजबूत करते रहें, और साथ साथ परमात्मा का साथ लेते रहें। ऑलमाइटी अथॉरिटी भी है, परंतु सब दुखों से दूर करके हमें सुख की स्थिति का अनुभव कराने वाला भी एक वही है। तो आज जब हम अन्य आत्माओं के लिए भी हम सोचें कि जैसे परमात्मा ने मेरे दुख को दूर करके मुझे सुख की जीवन, सुख की स्थिति दी है, तो क्या हम अन्य आत्माओं की सेवा करके उन्हों को भी परमात्मा के नज़दीक नहीं ला सकते? मानव का ये भी एक स्वभाव है, जहाँ अच्छी चीज़ की प्राप्ति होती, वो सदा सोचता है कि मेरे संबंधी, मेरे मित्र, जिनों के साथ मेरा संबंध है, उन्हों को भी ये प्राप्ति हो। तो आज आप अनुभव करें वो दुख हरता सुख करता कैसे है। तो आप अपने जो भी कनेक्शन वाले हैं, उन्हों का भी संबंध परमात्मा से जोड़कर उन्हों को भी यही अनुभव करा सकते। और कदम कदम पर श्रेष्ठ कर्म करने से ये सृष्टि नाटक का जो ड्रामा है, अवश्य ही बहुत ही आगे का सुंदर सीन दिखाएगा। हम ज़्यादा न सोचकर श्रेष्ठ कर्म का खाता अपना बढ़ाते जाएं, श्रेष्ठ कर्म का बीज डालते जाएं, तो उस श्रेष्ठ कर्म का कलेक्टिव कर्म के बीज द्वारा विश्व परिवर्तन ऐसे होगा जिसमें हम देखेंगे कि स्वर्णिम भारत फिर से आ रहा। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे राजयोगिनी आदरणीय जयंती दीदी का। अल्टीमेटली हमारा यही है कि क्रिएटिविटी, इनोवेशन के लिए एक तो हमें परमात्मा के साथ जोड़ना है, परमात्मा को बहुत प्यार से हमें याद करना है, और अपने अंदर हमें लगता है कि मेरे अंदर ये कमी कमजोरियां हैं, इसको हमें निकालना है। आदरणीय दीदी जी का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। और अभी हम प्रोग्राम के सेशन को अंत की ओर ले जा रहे हैं। हमारे तीनों स्पीकर्स का बहुत बहुत थैंक्स। और सबसे बड़ी बात है कि आप सबका, आप इतनी देर तक बैठे रहे हैं, आप सब के लिए जोरदार तालियां, अपने आप ताली बजाइए और अपने आप को शाबाशी दीजिए। ओम शांति। अभी हम 2 मिनट साइलेंस में बैठेंगे। जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे। श्रेष्ठ कर्म का आधार है खुद का कर लो दर्शन, यही जीवन का सार है, यही जीवन का सार है। जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे।